हाँ जी, स्वागत है आपका फिर से। तो आज हम बात करेंगे रेशियो और प्रोपोर्शन की रिवीजन क्लास के सेकंड पार्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के सवाल। तो देखिए पहला सवाल क्या है अपना। तो अब देखिए आज का पहला सवाल जो है वो ये है कि कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3-7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दें तो अनुपात 5-9 हो जाता है। वे संख्याएं कौन सी है ये हमें बताना है। तो इन सवालों को कैसे करेंगे? तो देखिए दो नंबर है। पहले जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है? 3 और 7। और यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ देते हैं तो अनुपात कितना हो जाता है? 5-9 हो जाता है। अनुपात होता है 5 और 9। इन सवालों में ये ध्यान रखना है कि जैसे हमें ये कहा गया कि प्रत्येक संख्या में हम कितना जोड़ रहे हैं? 6 जोड़ रहे हैं। प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा जा रहा है? 6 जोड़ा जा रहा है। अगर प्रत्येक संख्या जो है वो बराबर संख्या से बढ़ती या घटती है तो उनका जो अनुपात है वो भी हमेशा क्या होगा? बराबर बढ़ेगा और घटेगा। तो जैसे हम यहाँ जो 6 जोड़ रहे हैं दोनों में, तो अनुपात को चेक करें तो अनुपात देखिए 3 से कितना हो गया है? 5 हो गया। तो कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया। और यहाँ अनुपात दूसरी संख्या 7 से कितना हो गया? 9। कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया। इसका मतलब अनुपात जो है वो 2 से बढ़ रहा है और संख्या जो है वो कितने से बढ़ रही है? 6 से बढ़ रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 6 है। 2 की वैल्यू 6, तो 1 की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। हमसे क्या पूछा गया है? वे संख्याएं कौन सी है? तो दो संख्याएं हमें बतानी। तो वे संख्याएं देखिए कौन कौन सी थी। एक तो हमारी थी 3, दूसरी क्या थी? 7। तो हमें 3 और 7 की वैल्यू निकालनी है। 1 की वैल्यू 3 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9। और 7 की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी? 7×3=21। तो हमारी जो दो संख्या है वो कौन कौन सी हो गई? 9 और 21। तो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला सवाल जो है फिर से वैसा ही है। तो कह रहा है दो संख्याएं 2-3 के अनुपात में यदि प्रत्येक संख्या 4 से बढ़ाई जाए तो अनुपात कितना होता है? 5-7 होता है। तो अनुपात अभी कितना दे रखा है? 2 और 3। 4 बढ़ा रहे हैं तो अनुपात कितना हो रहा है? 5-7। तो जैसे हमने पिछले सवाल में बात की कि संख्याएं बराबर बढ़ रही है तो अनुपात भी क्या बढ़ेगा? बराबर। तो अगर हम यहाँ चेक करें तो यहाँ 2 से कितना हो गया? 5। 3 बढ़ा। यहाँ 3 से कितना हो गया? 7। कितना बढ़ा? 4 बढ़ा। यहाँ अनुपात जो है वो बराबर नहीं बढ़ रहा है। जब अनुपात बराबर नहीं बढ़ता है तो उस केस में फिर हम ये है कि इन अनुपातों का जो गैप है उसको बराबर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सवाल कह रहा है कि संख्या कितने से बढ़ रही है? 4 से बढ़ रही है, तो अनुपात भी बराबर बढ़ना चाहिए। ये कैसे करेंगे? तो देखिए अनुपातों को बराबर बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? तो हम देखेंगे कि अगर ये गैप बराबर नहीं है तो हम अनुपातों का डिफरेंस देखते हैं कितना आता है। जैसे 2 और 3 का अंतर कितना है? 1। 5 और 7 का अंतर कितना है? 2। तो इस अनुपात को तो मल्टीप्लाई करेंगे इस अंतर से, मतलब 2 से, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इनके अंतर से, मतलब 1 से। ऐसा करने पर क्या होगा? ऐसा करने पर जो रेशियो है उनका गैप क्या हो जाएगा? सेम, जो हमें सेम बनाना था। तो देखिए अब नया रेशियो क्या आएगा? 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। 1 से करेंगे तो ये तो क्या रहेगा? सेम, 5 और 7। तो अब आप देख पा रहे हैं कि ये 4 से कितना हो गया? 5, मतलब 1 बढ़ा। ये 6 से कितना हो गया? 7, मतलब कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। तो ये गैप क्या हो गया? बराबर। और सवाल हमसे कितना कह रहा है कि हम संख्या को कितना बढ़ा रहे हैं? 4 से बढ़ा रहे हैं। तो हम कहेंगे जो 1 की वैल्यू है कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। 1 की वैल्यू 4 है। हमसे ही पूछा गया है दोनों संख्याओं का योग क्या है। हमें दोनों का योग बताना है। हमेशा ये ध्यान रखना है कि योग बताना है तो हमने गुणा किया अनुपातों को, तो नया अनुपात ये है, तो अब सारे का सारा जो आगे का प्रोसेस है इस रेशियो के हिसाब से, इस अनुपात के हिसाब से करना। तो 4 और 6 इन दोनों का योग निकालेंगे तो 6 + 4 कितना होगा? 10। तो हमें 10 की वैल्यू बतानी है। 1 की अगर 4 है तो 10 की कितनी हो जाएगी? 40। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 40। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। अगला सवाल है कि एक विद्यालय में 3 विद्यार्थी ABC एक प्रतिस्पर्धा में 3-4-5 के अनुपात में नगद पुरस्कार प्राप्त करते हैं। इसके बाद विद्यालय के प्राचार्य प्रत्येक विद्यार्थी को 4,000 रुपये और दे रहे हैं। परिणाम स्वरूप अब ABC का जो नगद पुरस्कार है उसका अनुपात कितना हो गया? 5-6-7 हो गया। बी की प्रतिस्पर्धा में राशि कितनी है ये बतानी है। तो देखिए क्या कर रहे हैं कि 3 जने हैं, A, B और C। इनको जो कंपटीशन में कैश प्राइज मिल रहा है उसका रेशियो हमें दे रखा है। रेशियो कितना दे रखा है? 3, 4 और 5। फिर हमें कहा गया है कि जब प्राचार्य ने इनको 4-4 हजार रुपये और दिए तो अनुपात कितना हो गया? नया अनुपात 5, 6 और 7। तो नया रेशियो कितना है इनकी कैश प्राइस का? 5, 6 और 7 है। जैसे सवाल में कहा गया कि प्रत्येक विद्यार्थी जो है उसको प्राचार्य ने कितने रुपए दिए हैं? 4,000 रुपये। इसका मतलब प्रत्येक की राशि जो है वो 4-4 हजार रुपये बढ़ेगी, मतलब बराबर बढ़ेगी। प्रत्येक की राशि बराबर बढ़ रही है, इसका मतलब अनुपात भी क्या बढ़ेगा? बराबर बढ़ना चाहिए। तो अनुपात देखते हैं कि बराबर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। तो देखिए
ए जो है उसका अनुपात 3 से कितना हो गया है 5, मतलब 2 बढ़ गया। इसका कितना बढ़ गया है 2, 4 से 6, 5 से 7 कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया। तो सभी का अनुपात भी क्या बढ़ रहा है बराबर। तो अनुपात में इंक्रीमेंट हो रहा है 2 का। सवाल कह रहा है 4000 रुपये बढ़ाए गए, तो इसका मतलब 2 की वैल्यू कितनी हो गई है 4000 रुपये। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है बी को प्रतिस्पर्धा में कितनी राशि मिली, कंपटीशन में बी को कितना मिला। तो देखिए कंपटीशन में बी का जो रेशियो है वो कितना है यहाँ पर 4 है, तो हमें 4 की वैल्यू बतानी। 2 की वैल्यू 4000 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4000 बटे 2 इंटू 4। ये इससे कटेगा 2 बार, तो ये कितना हो गया 8000 रुपये। इसका मतलब कंपटीशन में जो बी है उसको कितने हजार रुपये मिलेंगे 8000 रुपये मिलेंगे। ये इसका सही उत्तर। चलो अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। किसी व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 26:3 है। यदि उसकी मासिक आय जो है वो 7250 हो तो उसकी मासिक बचत क्या है। तो अब आय और बचत और खर्च के ऊपर सवाल पूछा गया। आय बचत खर्च वाले सवालों के अंदर आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो ये है कि आय बराबर हमेशा होती है खर्च प्लस बचत। आय किसके बराबर होती है खर्च और बचत के योग के बराबर। इनकम जो इक्वल होती है किसके एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के। तो इनकम बराबर होगी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के। तो चलिए इसी से करते हैं। तो हमें किसका दे रखा है खर्च और बचत का रेशियो दे रखा है। एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशियो है वो हमें कितना दे रखा है 26:3। और हमें कहा गया कि मासिक आय जो है वो कितनी है 7250 आय हमें दे रखी है। तो हम यहाँ इनकम निकाल सकते हैं। तो हम देखते हैं इनकम यहाँ से कितनी होगी। इनकम क्या होता है खर्च प्लस बचत। तो 26 + 9 खर्च और बचत मिलाकर इनकम आएगी। तो 26 + 9 कितना होगा 29। तो अनुपात में हम देखते हैं तो इनकम कितनी आ रही है 29। सवाल कर रहा है 7250, तो 29 की वैल्यू हमें पता चल गई है 7250। हमें क्या पूछा गया है उसकी मासिक बचत क्या है। बचत यहाँ कितनी है 3 की वैल्यू निकालनी है। तो 7250 अपॉन 29 इंटू 3 ये हमें सॉल्व करना है। तो देखिए सॉल्व करें तो हम काट देते हैं इसको 29 से। 29 से कितनी बार कटेगा 2 बार। 29 दूनी कितना हो जाएगा 58। फिर यहाँ जो पीछे बचेगा कितना बचेगा 14। फिर 29 से कटेगा कितनी बार 5 बार। 14 और 5 145 बनेंगे। 29 पंजे 145 और फिर 6 रह जाएगा 0। 250 इंटू 3 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 750। तो हम कहेंगे इसकी जो बचत है मासिक बचत वो कितनी हो जाएगी 750 रुपए। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल जो है उसमें देखिए क्या कर रहा है। ए तथा बी जो है मासिक आय 4:3 के अनुपात में है और दोनों में प्रत्येक 6000 रुपये बचाता है। तो उनके द्वारा किए गए व्यय का अनुपात 3:2। तो बी की मासिक आय बतानी है। तो अब हमें ए और बी 2 जने इनकी इनकम का रेशियो दे रखा है। तो इनकम का रेशियो मैं लिखता हूं। इनकम का रेशियो क्या है 4:3। और साथ ही साथ हमें खर्च का अनुपात भी दे रखा है, एक्सपेंडिचर का रेशियो भी दे रखा है जो कि कितना है 3:2। तो देखिए सवाल ये कह रहा है कि प्रत्येक 600 रुपए बचा रहा है। कितने रुपए बचा रहा है 600 रुपए। इसका मतलब दोनों की बचत क्या है सेम। अगर दोनों की बचत सेम है इसका अर्थ ये कि अनुपात में भी अगर हम देखें तो दोनों की बचत क्या आनी चाहिए सेम आनी चाहिए। तो अनुपात के हिसाब से देखें तो ए की इनकम है 4, खर्चा है 3 का। इसका मतलब उसकी बचत कितनी है 1। बी की इनकम कितनी है 3 जिसमें से 2 खर्च करता है, तो बचत कितनी हुई उसकी 1। तो अनुपात में भी जो है बचत दोनों की क्या आ रही है समान आ रही है। कितनी आ रही है 1। सवाल में कितनी है 600, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई है 600। हमें कहा गया है बी की मासिक आय कितनी है। तो आय का रेशियो जो है कितना दिख रहा है यहाँ पर 3 की वैल्यू बतानी। तो 1 बराबर 600 है तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 6×3 18, 1800 रुपए। तो बी की जो मासिक आय है वो कितनी हो जाएगी 1800 रुपए हो जाएगी। चलिए अगला सवाल करेंगे। तो अब कह रहा है अमित और कैलाश की वार्षिक आय का अनुपात कितना है 3:2 है। और खर्चों का अनुपात कितना है 5:3। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक 1000 रुपये बचाता है तो अमित की वार्षिक आय कितनी है। तो सेम सवाल है। तो यहाँ कौन कौन है, एक अमित है और दूसरा कौन है कैलाश। इनकम का रेशियो जो हमें दे रखा है वो कितना है 3:2। और खर्च का जो रेशियो दे रखा है एक्सपेंडिचर का रेशियो वो कितना है 5:3। अब हमें कहा गया कि प्रत्येक कितने रुपए बचा रहा है 1000 रुपये बचाता है। इसका मतलब अनुपात में भी बचत क्या होनी चाहिए सेम। दोनों का बचत सेम दे रखी है हमें। तो अगर यहाँ देखते हैं तो यहाँ बचत कितनी हो रही है 3 इनकम है, 5 एक्सपेंडिचर है और 2
इनकम और 3 एक्सपेंडिचर है, यहाँ बचत सेम नहीं हो रही है। बचत सेम नहीं है तो इसको सेम बनाएंगे, जैसे हमने पिछले सवाल में देखा था इसी तरीके से। तो इस गैप को सेम करना हो रेशियो में, तो क्या करते हैं, इनका गैप लेंगे, इन दोनों का अंतर 1, इन दोनों का अंतर कितना 2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंतर से 2 से, और इसको गुणा करेंगे इन दोनों के अंतर से मतलब 1 से। ऐसा करने पर इनकम जो नई रेशियो आएगा इनकम का वो कितना आएगा, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। और एक्सपेंडिचर का जो नया रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 5 एकम 5 और 3 एकम 3। अब जब हम देखेंगे तो देखिए 6 कमा रहा है, 5 खर्च कर रहा है, 1 बचाएगा, 4 कमा रहा है, 3 खर्च कर रहा है, 1 बचाएगा। तो दोनों की जो बचत का रेशियो है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो अब हम कह सकते हैं कि जो 1 की वैल्यू है वो हमें कितनी दे रखी है, 1000। तो 1 की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी, 1000 रुपये। और हमसे क्या पूछा गया है, हमसे ये पूछा गया है कि अमित की जो है वार्षिक आय क्या है। तो अमित की इनकम बतानी है, तो अमित की इनकम का रेशियो कितना दिख रहा है, 6। नया रेशियो यही है, तो अब इसके हिसाब से करना है। तो 6 की वैल्यू हमें बतानी है, तो 1 की वैल्यू 1000 है, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6000 रुपये। तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल देखिए किस पर है कि 4 वर्ष पूर्व पी और क्यू की आयु का अनुपात कितना है, 5:6। यदि उनकी वर्तमान आयु का योग 52 वर्ष है तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। अब सवाल दे रखा है आयु पर, तो आयु वाले सवालों को देखिए कैसे करते हैं। तो हमें जो अनुपात दे रखा है पी और क्यू का वो कितना दिया हुआ है, 5:6। लेकिन ये जो अनुपात है ये कब का है, 4 वर्ष पूर्व का, 4 वर्ष पूर्व का अनुपात है, 4 ईयर्स अगो। आयु वाले सवालों में हमेशा ध्यान रखनी है कि जब हम तुलना करते हैं कि इसकी वैल्यू इतनी है, इसकी वैल्यू इतनी है, इसमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जैसे ये हमें वैल्यू दे रखी है 52 वर्ष, तो ये कब का है, वर्तमान आयु का योग है। तो हमें जो अनुपात लेना है वो भी वर्तमान आयु का अनुपात लेना होगा। यहाँ जो अनुपात दे रखा है वो किसका दे रखा है, 4 साल पहले का। तो अब दोनों को जो है कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें वर्तमान आयु का योग 52 दे रखा है, तो हम अनुपात के हिसाब से 4 साल पहले का योग निकालेंगे। किसका निकालेंगे, 4 वर्ष पूर्व का योग। तो 4 वर्ष पूर्व का जो योग है वो कितना आएगा, तो हम कैसे निकाल सकते हैं कि अभी वर्तमान योग कितना है, 52। तो 4 साल पहले इनकी जो आयु होगी, दोनों की आयु कितनी कितनी कम होगी, 4-4 साल कम होगी। इसका मतलब 4 साल पहले दोनों को लेकर जाएंगे तो दोनों के 4-4 साल कम हो जाएंगे। तो 52 में से 2-4 कम हो जाएंगे, मतलब 8 कम करेंगे, कितना बचेगा, 44। इसका मतलब 4 साल पहले इनकी आयु का योग कितना था, 44 था। और 4 साल पहले की आयु का हमें अनुपात भी दे रखा है। अब हम तुलना कर सकते हैं। तो अब देखिए दोनों की आयु कितनी है यहाँ पर अनुपात में, 6 और 5 11, और यहाँ कितना दे रखा है, 44। तो हम कहेंगे 11 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 44 हो जाएगी। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। हमसे पूछा गया उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। तो 1 की वैल्यू अगर 4 है तो हम यहाँ से कहेंगे 5 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 1 बराबर 4, 4 इंटू 5 कितना हो गया, 20, और ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 6 24। लेकिन ये जो 20 और 24 आयु आई है ये कब की है, 4 साल पहले की। हमें अनुपात पूछा है वर्तमान का, तो हम वर्तमान आयु निकालेंगे, प्रेजेंट एज कितनी है। तो वर्तमान में जो है उनकी आयु कितनी कितनी हो जाएगी, तो हम कहेंगे 20 वाला जो है वो 4 साल बाद कितना हो जाएगा, 24 का, और 24 वाला जो है कितने का हो जाएगा, 28 का। इन दोनों का अनुपात लेना है। दोनों कटेंगे 4 से, 4 से कटेगा 6 बार, 4 से कटेगा 7 बार। तो हम कहेंगे वर्तमान में दोनों की जो आयु है उसका अनुपात कितना है, 6:7 है। चलिए अगला सवाल करते हैं। आगे हमें कहा गया एक लड़के की वर्तमान आयु अपनी माता की आयु की क्या है, 1/3 है। यदि माता की वर्तमान आयु x वर्ष है, 15 वर्ष पश्चात लड़के की आयु क्या होगी। तो लड़के और माता दो जनों की बात हो रही है, तो यहां हम कहते हैं लड़का और उसकी माता, उनकी आयु का अनुपात हमें दिया हुआ है। तो क्या कह रहा है कि माता की आयु 1/3 है, लड़के की आयु माता की आयु की क्या है, 1/3। माता का 1/3, 1/3 का मतलब ये 1/3। इसका मतलब माता अगर 3 है तो लड़का कितना है, 1 है। तो हम लिख सकते हैं कि माता की आयु अगर 3 है तो लड़का क्या होगा, 1। तो अनुपात क्या है इनका, 1:3। फिर हमें कहा गया माता की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष है। तो अनुपात में देखो माता कितनी है, 3। इसका मतलब 3 की वैल्यू हमें पता है, 3 की वैल्यू कितनी है, x है। हमें पूछा गया है लड़के की आयु, तो हम लड़के की आयु निकालते हैं, लड़के का अनुपात कितना है, 1, तो 1 की वैल्यू निकालते हैं।
ये क्या हो जाएगी, x/3। ये लड़के की जो आयु है x/3, ये कब की है, वर्तमान की है। हमें पूछा गया 15 वर्ष पश्चात लड़की की आयु क्या है, 15 साल बाद क्या होगी। तो 15 साल बाद क्या होगी, 15 वर्ष बाद। तो हम कहेंगे अगर वो वर्तमान में x/3 का है तो 15 साल बाद कितने साल बढ़ जाएगा, 15 साल बढ़ जाएगा, तो उसकी आयु में 15 साल जुड़ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, x/3 + 15, ये हमारा सही आंसर होगा, जो कि क्या हमारा थर्ड ऑप्शन। चलिए अगला सवाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कृष्ण और बलराम दो जने हैं, इनकी आयु का अनुपात 3:4 है। 4 साल पहले यह अनुपात 5:7 था। कृष्ण और बलराम की वर्तमान आयु ज्ञात करनी। तो एक तरफ है कृष्ण, एक तरफ है बलराम। अनुपात कितना दे रखा है, 3:4। ये कब का है, ये प्रेजेंट का है, वर्तमान का। और एक दूसरा जो रेशियो दे रखा है वो कब का दे रखा है, 4 साल पहले, 4 years ago। 4 साल पहले का रेशियो कितना दिया हुआ है, 5:7 दे रखा हमें। देखिए 4 साल पहले का मतलब क्या है कि दोनों की आयु क्या होगी, 4 साल पहले जाएगी, 4 साल कम होगी। अगर हम कह रहे हैं कि दोनों की आयु बराबर कम हो रही है तो अनुपात भी क्या कम होना चाहिए, बराबर कम होना चाहिए। यहाँ चेक करते हैं कि अनुपात बराबर कम हो रहा है क्या, प्रेजेंट से पीछे जा रहे हैं तो बराबर कम नहीं हो रहा है, यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ भी बढ़ रहा है, और बराबर नहीं बढ़ रहा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस गैप को बराबर करना है। तो वही तरीका गैप बराबर करने का, इनका अंतर कितना 1, इनका अंतर कितना 2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। ऐसा करने पर क्या होगा, गैप बराबर हो जाएगा। गैप बराबर करते हैं तो ये कितना बनेगा 6, ये कितना हो जाएगा 8। फिर इसको करेंगे तो ये कितना होगा 5, और ये कितना हो जाएगा 7। तो अब आप देखिए ये 6 से 4 साल पहले कितना हो गया 5, 1 कम हो गया। यहाँ 8 से कितना हुआ 7, मतलब 1 कम हो गया। और सवाल कह रहा है कि कितने साल पहले की बात हो रही है, 4 साल पहले की बात हो रही है, 4 साल पहले की बात हो रही है। तो हम कहेंगे 1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 4 है। 1 की वैल्यू अगर यहाँ पर 4 है, हमसे क्या पूछ रहा है, कृष्ण और बलराम की वर्तमान आयु क्या है। तो वर्तमान आयु को हम किससे बता रहे हैं, 6 और 8 से। तो हम कहेंगे 1 की वैल्यू 4, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 चौक 24, और 8 की जो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 चौक 32। तो इनकी जो वर्तमान आयु है वो कितनी होगी, 24 और 32 होगी। एक तरीका तो ये है। बाकी आयु वाले सवालों की जो दूसरा तरीका है या आसान जो तरीका है वो क्या है, देखिए ऑप्शन को जब हम देखते हैं तो ऑप्शन के अंदर हमें क्या दे रखा है, दोनों की आयु दे रखी है। अगर आयु वाले सवालों में ऐसा हो कि आपको दोनों की आयु दे रखी हो तो ज़्यादा अच्छा तरीका है कि हम ऑप्शन का ही यूज़ करें। कैसे समझेंगे, देखिए हमें कहा गया है कृष्ण और बलराम की आयु का अनुपात कितना है, 3:4 है। अगर दोनों की आयु का अनुपात 3:4 है तो ऑप्शन में भी ऐसा होना चाहिए, ऑप्शन में भी अनुपात कितना होना चाहिए, 3:4। तो हम चेक करते हैं कि ऐसा हो रहा है। तो अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं तो इन दोनों को देखिए, 5 से कटेगा 3 बार, 5 से कटेगा 4 बार, इसमें तो हो रहा है। इसकी बात करें 8 से 3 बार, 8 से 4 बार, इसमें हम बात करें 4 से 4 बार, 4 से 5 बार। देखिए तीसरे ऑप्शन में अनुपात 3:4 नहीं हो रहा, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये ऑप्शन तो कट हो गया। इसी तरह चौथे की बात करें तो ये कितना आ रहा है, 8 से 4 बार, 8 से 3 बार, अनुपात 3:4 होना चाहिए, इसमें कितना हो रहा है 4:3, ये भी गलत हो गया। तो 2 ऑप्शन तो ये कट हो गए। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों में अनुपात 3:4 है। तो इनको हम कैसे चेक करें, तो इसको चेक करने का तरीका क्या है कि सवाल कह रहा है कि 4 साल पहले यह अनुपात कितना था, 5:7 था। तो 4 साल पहले इनकी आयु का अनुपात लेते हैं, तो ये 4 साल पहले कितना होगा 11 का, और ये 4 साल पहले कितने का होगा 16 का। अब इन दोनों का अनुपात कितना आ रहा है 11-16, आना कितना चाहिए 5-7, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा, सेकंड ऑप्शन। इसमें हम चेक कर सकते हैं, देखिए इसकी 4 साल पहले आयु कितनी होगी 20, इसके 4 साल पहले कितनी होगी 28, और जब इन दोनों का हम अनुपात निकालेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा 5:7 निकल कर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। तो ऐसा कोई भी सवाल जिसमें आयु का खासकर, जिसमें आपको क्या है प्रत्येक व्यक्ति जिनकी बात की गई है उनकी आयु ऑप्शन में दे रखी हो, तो ज़्यादा अच्छा तरीका हम ऑप्शन से उसको हिट एंड ट्राई लगा के इसको चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन से हमने चेक किया, हमारा आंसर क्या है, सेकंड ऑप्शन आ गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 9-16 है, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2-3 होगा, इन दोनों की आयु में कितने वर्ष का अंतर है। तो ये फिर से वैसा ही सवाल है कि 10 वर्ष के बाद की बात कर रहा है, इसका मतलब दोनों की जो आयु है उनका जो अनुपात है उसका अंतर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अंतर सेम नहीं है तो अभी हमने सीखा है उस तरह आप गुणा करके अंतर सेम बनाएंगे। तो ये सवाल जो है आपको करना है, आप इसको सॉल्व करिएगा तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या है। चलिए अगला सवाल करेंगे। अभी अगले सवाल में देखिए क्या करें, एक पुत्र एवं उनके पिता की आयु का अनुपात कितना है, 1:4 है। उनकी आयु का गुणनफल हमें दे रखा है 196, 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो अब हमें क्या दे रखा है, गुणनफल। ये सवाल थोड़ा ठीक है, इसमें क्या ध्यान रखना है वो समझिए। देखिए जब भी आपको अनुपात दे रखा हो और उसके बाद जो वैल्यू दी जाती है उसमें गुणनफल का मान दे रखा हो, या तो गुणनफल दे रखा हो, प्रोडक्ट दिया हुआ हो, या फिर हो सकता है स्क्वायर का सम दे रखा हो या क्यूब का सम दे रखा हो। अब ऐसा जब सवाल आए तो हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी हम अनुपात लेंगे, जैसे हमें पुत्र और पिता की आयु का अनुपात दे रखा है 1:4, तो हम यहाँ साथ में क्या लेंगे, x। हम मान लेंगे कि पुत्र की आयु 1x है और पिता की आयु क्या है, 4x। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि गुणनफल करेंगे तो x और x गुणा होंगे, वो क्या बनेगा, स्क्वायर। स्क्वायर बनेगा तो आगे चल के हमें उसका क्या करना होगा, स्क्वायर रूट भी करना होगा, इसीलिए हमने साथ में क्या लिया है, x लिया है। तो ऐसा कब करना है कि मान लीजिए जब भी आपको अनुपातों का गुणनफल ऐसा कुछ दिया हो, वर्ग दे रखा हो या घनों के रूप में कोई मान दे रखा हो, तब आपको ऐसा काम करना है। तो हमने देखो x किया, तो अब हमें कहा गया कि दोनों का गुणनफल मतलब 1x और 4x का गुणा करते हैं तो ये कितना आता है, 196। मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4x² बराबर 196। 4 से इसको काट देंगे, 4 से कितनी बार कटेगा, 4 चौक 16, पीछे कितने बचेंगे, 3, 4 नम 36। तो x² की वैल्यू 49 आई, तो x जो है वो कितना हो जाएगा, 49 का रूट, मतलब x आ गया 7। x अगर 7 आ चुका है, हमसे पूछा गया है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो हम 5 वर्ष बाद की आयु निकालेंगे। तो पहले वर्तमान आयु निकालते हैं। तो ये देखो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, x 7 है तो ये 7 एकम 7 और ये 7 चौक 28, तो ये 7 और ये 28 साल का है। हमें पूछा 5 साल बाद, तो 5 साल बाद जो है हम कहेंगे पुत्र और जो पिता है उनकी आयु 5-5 वर्ष बढ़ जाएगी। तो पुत्र 7 और 5 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएगा, और पिता जो है 28 और 5 कितने हो जाएंगे, 33। 3 से कट जाएंगे 4 बार, 3 से कटेगा 11 बार, तो हम कहेंगे 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, 4:11। ये हमारा सही उत्तर है। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल ये है, यदि 3 संख्याएं हमें दे रखी है, 3, 2, 5 के अनुपात में है और उनके वर्गों का योग दे रखा है 1862। जैसे इसमें हमें फिर क्या दे दिया, वर्गों का योग। जैसे मैंने कहा गुणनफल दे रखा हो, वर्ग दे रखा हो, घन दे रखा हो, तो हमें x लिखे हुए करते हैं। तो देखो 3, 2, 5 दे रखा है, 3, 2, 5, तो हम लेंगे 3x, 2x और 5x। तो अब वर्गों का योग हमें दे रखा है, तो इसका मतलब पहले इनका स्क्वायर करना है, फिर उनको योग करना है, जोड़ना है। तो पहले स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, तो ये बनेगा 9x², ये बनेगा 4x² और ये बनेगा 25x²। और फिर हमें इनका क्या करना है, योग, इनको जोड़ना है। तो इनको जोड़ने पर ये कितना आता है, देखिए 9 और 4 कितने, 13, 13 और 25 कितने हो गए, 38। तो यह आया 38x², और 38x² का मान हमें दे रखा है यहां पर 1862। सरल कर लेते हैं, x² का मान निकालेंगे 1862 बटे 38। 2 से काटें 19 बार कटेगा, 2 से काटते हैं 9 बार, 3 बार और फिर 1 बार, फिर इसको 19 से काट देते हैं। 19 से जब मैं इसको काटूंगा तो 19 से पहले कितनी बार कटेगा, 4 बार, 19 चौक 76, पीछे जो बचेगा यहाँ पर वो कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा 17, 17 और 1 मिलके 171, और 19 से भाग देंगे तो 9 बार, कितना हो जाएगा, 171, 171। तो x² की वैल्यू 49 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 49 का रूट, मतलब 7। तो x की वैल्यू अगर 7 आ चुकी है, हमसे पूछा गया है दूसरी संख्या क्या होगी, तो सेकंड नंबर हमें बताना है। तो सेकंड नंबर जो है वो यहाँ पर क्या है, 2x, तो 2 × 7 कितना हो जाएगा, 14, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 14। तो सही उत्तर होगा इसका 14। अगला सवाल,
अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, तीन संख्याएं क्या दिया हुआ हमें, 2 3 4 के अनुपात में यदि उनके घनों का योग है 21 384 तो सबसे बड़ी संख्या क्या है ये बताना है। तो फिर से भैया अब हमें घनों का योग दे रखा है, पिछली बार वर्गों का योग था, तो अब भैया x मानेंगे 2x 3x 4x और फिर घन करेंगे, 2 का घन कितना 8, 3 का 27 और 4 का कितना 64, बराबर करेंगे, सरल करेंगे और क्यूब रूट लेके इसको हल करेंगे। तो ये आपको करना है, तो ये आप करिएगा और बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। अभी हम चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए ये दे रखा है कि 15 और 19 के अनुपात के दोनों पदों में कौन सी संख्या घटानी चाहिए कि अनुपात कितना हो जाए, 3 4 हो जाए। देखिए ऐसा सवाल जब आपसे कहे कि अनुपात के पदों में से कौन सी संख्या घटानी, तो हमें डायरेक्ट जो है वो नंबर को माइनस करना है। तो यहाँ कितना दे रखा है 15 और 19, और घटाने पर जो है वो कितना हो जाना चाहिए, 3 और 4 हो जाना चाहिए। तो एक तरीका तो ये है कि हम कहें कि मान लेते हैं कि हमने क्या घटा दिया, x x घटा दिया दोनों पदों में से, और ऐसा करने पर ये किसके बराबर हो गया, 3 और 4 के बराबर, 3/4 के बराबर। थोड़ा सरल करें इसको तो ये इससे गुणा होगा, तो 15 चौक कितना हो जाएगा 60 माइनस 4x बराबर, इसको गुणा करेंगे तो 19 तियाँ कितना हो जाएगा 57 माइनस 3x। ये 4x है उस तरफ ले जाओ, 57 को इधर लाएंगे, 60 में से 57 गए 3, इधर 4x में से 3x माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा x, तो हम कहेंगे x की वैल्यू कितनी आ गई है 3। तो हमें 3 घटाने पर जो है वो क्या हो जाएगा, आपके अनुपात 3 4 हो जाएगा। तो सही उत्तर तो इसका कितना हो गया 3। एक तरीका तो ये, एक और तरीका है, दूसरा तरीका क्या है इसका, वो ये है कि हम ऐसा कर सकते हैं, कितना दे रखा है 15 और 19, यहाँ हमें अनुपात कितना बनाना है 3 और 4 बनाना है। तो हमें यहाँ अनुपात का गैप देखना है, यहाँ अनुपात का गैप देखिए कितना है, कितना गैप दिख रहा है, 4 का गैप दिख रहा है, तो इसको 4 से गुणा कर देंगे, इस अनुपात को किससे गुणा करेंगे 4 से। तो देखिए 4 से गुणा करने पर ये कितना आता है 12/16। इसका मतलब है कि 15 से 12 बना है और 19 से कितना बना है 16। तो 15 से 12 और 19 से 16 कितने घटाने पर बनेगा, तो हम कहेंगे यहाँ से 3 कम करेंगे तो 12 बनेगा, 3 कम करेंगे तो क्या बनेगा 16। तो हमें यही पूछ रहा है कि कौन सी संख्या घटानी चाहिए कि अनुपात कितना बन जाए 3 4, तो हम कहेंगे 3 घटाने पर ऐसा होगा। तो ऐसा भी किया जा सकता है। चलिए अगला सवाल। तो ये सेम सवाल है, फिर से कहा गया अनुपात 16 25 के प्रत्येक पद में से कौन सी संख्या जो है कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि अनुपात कितना हो जाए 2 3 हो जाए। तो फिर आप इसी तरीके से सेम तरीके से इस सवाल को भी करेंगे। तो चलिए अभी हम अगला सवाल करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला सवाल जो हमें किस पे दे रखा है, सिक्कों पर दिया हुआ है। सिक्कों के सवाल जो होते हैं वो एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखना प्रत्येक एग्जाम में जो है सिक्कों पे सवाल जो है पूछा जाता है। देखिए कैसे करते हैं। तो सवाल कह रहा है कि थैले में 5 रुपए 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के हैं जो 4 5 6 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल 216 रुपए हैं तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है ये हमें बतानी। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। तो पहले क्या था दे रखा है 5 रुपए का सिक्का, एक तो हमारे पास 5 रुपए का सिक्का, दूसरा हमारे पास है 2 रुपए का सिक्का, और तीसरा हमारे पास है 1 रुपए का सिक्का। हमें यहां दे रखा है क्रम से 4 5 6 के अनुपात में। तो सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है, सिक्के कितने हैं उसका रेशियो दे रखा है 4 5 और 6, ठीक है। और यदि थैले में कुल कितने रुपए दे रखे हैं 216, इसका मतलब मूल्य हमें दे रखा है, क्या दिया हुआ है मूल्य। तो हम क्या करेंगे, पहले इस सिक्कों के अनुपात से मूल्य निकालेंगे। मूल्य कैसे निकालते हैं वो मैं समझाता हूं। देखिए 5 रुपए के सिक्के हमारे पास, हम मान लेते हैं कि 5 रुपए के हमारे पास कितने सिक्के हैं 4 सिक्के। अगर 5 रुपए के 4 सिक्के होंगे तो मूल्य कितना बनेगा 5 चौक 20। तो 5 रुपए के सिक्कों से मूल्य बना 20। 2 रुपए के 5 सिक्के तो मूल्य कितना बनेगा 10, और 1 रुपए के 6 सिक्के तो मूल्य कितना बनेगा 6। तो अगर मैं इनका टोटल करता हूं तो कुल जो मूल्य आया वो कितना आएगा 30 और 6 36। तो अनुपात के अनुसार हम देखें तो मूल्य जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 36। सवाल कितना बता रहा है मूल्य 216। तो हम कहेंगे 36 का जो मान है कितना है 216 है। हमें किसका बताना है 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या किस अनुपात से बताई गई है 4 से, 4 की वैल्यू निकालनी। तो 216/36 इंटू 4, 36 से सीधा दिख रहा है 6 बार कटेगा, और 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा 24। तो हम कहेंगे यहाँ पर 5 रुपए के जो सिक्के हैं उनकी संख्या कितनी होगी 24 होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24। अगला सवाल देखते हैं।
फिर से वही है, सिक्कों वाला सवाल है। सवाल कह रहा है कि थैले में 2 रुपए, 1 रुपए और 50 पैसे के सिक्के हैं 6, 7, 15 के अनुपात में। कुल रुपए कितने हैं? 1590। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या? अब देखिए, हमें जो सिक्के दे रखे हैं वो रुपए के सिक्के भी और पैसे के सिक्के भी। अगर रुपए और पैसे दोनों के सिक्के आ जाए तो इसको हल करने के अलग अलग तरीके। एक है कि आप सभी को रुपयों में बदल दें, या फिर सभी को हम क्या बदल दें? पैसों में, जो आपको ठीक लगे। अगर हम सभी को पैसों में बदल देते हैं तो हम पैसों के हिसाब से गणना को करेंगे। कैसे करेंगे समझिए। जैसे कहा गया 2 रुपए के सिक्के, तो 2 रुपए का मतलब कितना? तो मैं लिख सकता हूं 2 रुपए का मतलब 200 पैसे। 1 रुपए का मतलब क्या है? 100 पैसे। और ये हमारे क्या हो गए? 50 पैसे। अनुपात क्या है सिक्कों का? तो सिक्कों का जो रेशियो हमें दे रखा है वो हमारे पास कितना है? 6, 7 और 15। अब मैं मूल्य निकालता हूं। तो मूल्य जो मैं निकाल रहा हूं किस में निकालते हैं? हम पैसों में निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें 50 पैसे के सिक्के दे रखे हैं। तो अगर मैं मूल्य पैसों में निकालता हूं तो 2 रुपए का मतलब है 200 पैसे। तो 200 पैसे इंटू 6 करेंगे, क्योंकि 6 सिक्के हैं, तो इसका मतलब 200 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 1200। हम कहेंगे 1200 पैसे। यहाँ 100 पैसे 7 सिक्के कितने? 700 पैसे। 50 पैसे 15 सिक्के, तो 15 इंटू 5 कितना होगा? 75, मतलब 750 पैसे। तो अगर मैं इनका टोटल करता हूं तो हमें टोटल पैसे मिलेंगे अनुपात में। तो ये कितना? 12 और 7 19, 19 और 7 कितना हो जाएगा? 26, होंगे 2650। देखिए, ये हमने पैसों में निकाला है। इसका मतलब है कि ये जो राशि है इसको भी हम किस में निकालेंगे? लिखेंगे, पैसों में लिखेंगे। तो ये 1590 रुपए हैं, 100 से गुणा कर देंगे तो किस में आ जाएगा? पैसों में आ जाएगा। तो अब हमें किसकी वैल्यू दे रखी है? 2650 की वैल्यू दे रखी है। कितनी? और 2 जीरो क्यों? ताकि हमने इसको भी पैसों में बदल दिया। हमें पूछा गया 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे के सिक्के कितने हैं यहाँ पर? 15। 15 की वैल्यू बतानी है। 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बटा 2650 इंटू 15। थोड़ा सरल कर लेते हैं। हम जानते हैं ये 0 से 0 क्या होगा? कट जाएगा। अब हम इसको काट देते हैं। 5 से काट लेते हैं। 5 से कट जाएगा 3 बार। 5 से इसको काटें तो 5 से कटेगा 5 बार, और फिर 5 से कितनी बार कटेगा? 3 बार, 53 बार। और 53 से ये हम देख पा रहे हैं सीधा का सीधा कट रहा है 3 बार में, और पीछे 2 जीरो। 300 इंटू 3 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 900। तो हम कहेंगे यहाँ पर 50 पैसे के जो सिक्के हैं उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 900 हो जाएगी। ये इसका क्या होगा? सही उत्तर। तो 2 तरीके थे। एक तो है कि हम पैसों के हिसाब से गणना करें, या हो सकता है कि हम रुपयों के हिसाब से। जब हम रुपयों के हिसाब से करेंगे तो हम ऐसा करेंगे कि 2 रुपए के 6 सिक्के तो कितने? 12 रुपए। 1 रुपए के 7 सिक्के तो मतलब 7 रुपए, और 50 पैसे के 15 सिक्के, इसका मतलब 7.5 रुपए। रुपए के हिसाब से गणना होगी तो आंकड़े ये लिखे जाएंगे। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। थैले में 1 रुपए, 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 3, 4 और 8 के अनुपात में। कुल धन है 116 रुपए। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या। सेम सवाल है। तो देखिए एक सवाल और कर लेते हैं हम ऐसा। तो हमें कहा गया 1 रुपए के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 10 पैसे के सिक्के। अनुपात क्या दिया हुआ हमें? 3, 4 और 8 सिक्कों का अनुपात है। हमें पहले क्या निकालना है? मूल्य। तो हम पैसों में दे रखे हैं तो पैसों में ही मूल्य निकाल लेते हैं एक बार। तो देखिए 1 रुपए का मतलब 100 पैसे। 100 इंटू 3 मतलब कितने? 300 पैसे। 50 इंटू 4 मतलब 200 पैसे, और 10 इंटू 8 मतलब 80 पैसे। टोटल कितने पैसे हुए? 580। और सवाल कितना कह रहा है? 116 रुपए। 116 रुपए का मतलब क्या है? पीछे 2 जीरो लगा देंगे तो ये किस में आ जाएगा? पैसों में आ जाएगा। तो हमें 580 का मान दे रखा है कितना? 116। 2 जीरो लगा दिया और पैसों में कन्वर्ट कर दिया। हमें पूछा है 10 पैसे के सिक्के कितने हैं? 8। 8 की वैल्यू बतानी। 11600 अपॉन 580 इंटू 8। 0 से 0। 58 से हम देख पा रहे हैं सीधा कटेगा, डबल है 20, और 20 इंटू 8 करेंगे तो आ जाएगा 160। तो हम कहेंगे 10 पैसे के जो सिक्के हैं उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 160 हो जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन। अगला फिर से जो है सवाल सिक्कों के ऊपर दिया गया है, लेकिन अब यहाँ थोड़ा सा बदलाव है। वो क्या है उसको समझिए। सवाल कह रहा है कि थैले में 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के जिनके मान का अनुपात ये दे रखा है। अब हमें मूल्य का जो है वो रेशियो दे रखा है। ठीक है, वैल्यू का जो है अनुपात या रेशियो दे रखा है, और सिक्कों की संख्या हमें दे रखी है 480। हमें बताना है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। तो इसको कैसे करते हैं देखिए। तो हमें कहा गया है पहले 1 रुपए के,
तो 1 रुपए के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के। मान वैल्यू का रेशियो दे रखा है हमें, मूल्य का अनुपात दिया हुआ है, इनसे बनने वाला मूल्य कितना है? 30, 11 और 7। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये है कि 1 रुपए के सिक्कों से कुल 30 रुपए बन रहे हैं, 50 पैसे के सिक्कों से 11 रुपए बन रहे हैं और 25 पैसे के सिक्कों से कितने बन रहे हैं? 7 रुपए बन रहे हैं। तो अब मैं अगर यहां सिक्कों की संख्या निकालता हूं तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं? तो देखिए सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर 1 रुपए के सिक्कों से आपके पास 30 रुपए बन रहे हैं तो सिक्के कितने होने चाहिए? 30 सिक्के। 50 पैसे के सिक्कों से 11 रुपए बन रहे हैं, कितने रुपए बन रहे हैं? 11। तो 11 रुपए कैसे बनेंगे? हम जानते हैं 1 रुपया जो है उसके लिए हमें कितने 50 पैसे के सिक्के चाहिए? 2 50 पैसे के सिक्के मिलते हैं तो 1 रुपया बनता है। हमें 11 रुपए बनाने हैं, इसका मतलब कितने सिक्के चाहिए होंगे? डबल, 11 का 2 गुना, 22 सिक्के चाहिए होंगे। तो 22 सिक्के होंगे तब आपके पास क्या बनेंगे? 11 रुपए बनेंगे। 25 पैसे का जो है आपका सिक्का, उससे आप कितने रुपए बना पा रहे हैं? 7 रुपए बना पा रहे हैं। 1 रुपया बनाने के लिए 25 पैसे कितने सिक्के चाहिए? 4 सिक्के। 4 सिक्के मिलते हैं तो 25 पैसे के, तो आपके क्या बनता है? 1 रुपया बनता है। हमें कितने रुपए बनाने हैं? 7। तो इसका मतलब 7 इंटू 4 28। तो 28 सिक्के हमें चाहिए होंगे। तो अब ये टोटल सिक्के कितने हो जाएंगे यहाँ पर? तो ये 50, 70 और ये कितने हो जाएंगे? 80। तो टोटल हमारे पास सिक्के कितने आ रहे हैं? 80। सवाल में कितने सिक्के दे रखे हैं? 480। तो हम कहेंगे 80 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 480। हमें पूछा गया है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो देखिए सिक्कों की संख्या पूछा, 25 पैसे के सिक्के हमने कितने लिए थे? 22। सिक्कों की संख्या 22, तो 22 की वैल्यू हमें बतानी। तो 480 बटा 80 इंटू 22, 0 से 0, ये इससे कटेगा 6 बार, और 22 इंटू 6 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 132। तो हम कहेंगे यहाँ पर 25 पैसे के जो सिक्के हैं उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 132 हो जाएगी। तो ये बात ध्यान रखनी है कि वैल्यू दे रखी है, उससे हमें क्या निकालने हैं? सिक्के। और पिछले जो सवाल थे उसमें सिक्के दे रखे थे, हमें क्या निकालना था? मूल्य निकालना था, वैल्यू निकालनी थी। तो ये 2 तरह के सवाल जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं सिक्कों के ऊपर, इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान से करके जाइएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगले जो सवाल है वो हमारे किसके हैं? मिश्रण के सवाल है। तो अब हम बात करेंगे मिश्रण के सवालों के। तो अनुपात में मिश्रण के खूब सारे सवाल पूछे जाते हैं, कैसे करना है उनको समझते हैं। तो देखिए पहला सवाल क्या कर रहा है? दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 5:2। इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध पानी का अनुपात क्या होगा? तो ये सरल सवाल है, सीधा सीधा है। कैसे करना है देखिए, सबसे पहले हमें जो मिश्रण दे रखा है वो कितना दे रखा है? 42 लीटर। इसमें 2 चीजें हैं, क्या क्या है? एक है मिल्क और दूसरा क्या है? वाटर। मिल्क और वाटर, जो रेशियो कितना दे रखा है? 5 और 2। तो हम सीधा सीधा ये कह रहे कि 42 जो लीटर है उसको 5 और 2 के अनुपात में बांट दें। बांटने का तरीका मैंने आपको बताया डायरेक्ट, कैसे कि 5 और 2 कितने? 7। तो 7 का भाग देंगे 42 में, 7 का भाग 42 में कितनी बार जाएगा? 6 बार। तो 6 इंटू 5 करेंगे, 6 पंजे 30, और 6 इंटू 2 करेंगे, 6 दूनी 12। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 42 लीटर मिश्रण के अंदर 30 लीटर तो दूध है और 12 लीटर क्या है इसमें? पानी। फिर हमसे सवाल कह रहा है कि हमने क्या मिला है इसमें? 3 लीटर पानी और डाल दिया। अगर हम इसमें 3 लीटर पानी और डाल देंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि पानी की जो मात्रा है वो 3 लीटर बढ़ जाएगी। तो 12 पहले थी, 3 और हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 15 लीटर। और जो दूध की मात्रा है वो क्या रहेगी? सेम, 30 लीटर की 30 लीटर रहेगी। और अब हमें इन दोनों का क्या बताना है? नया अनुपात। दूध और मिश्रण में जो है दूध पानी का नया अनुपात क्या है? तो हम कहेंगे 15 से कटेगा 2 बार, ये 15 से कटेगा 1 बार, तो नया अनुपात जो आएगा वो कितना आएगा? 2:1 आ जाएगा। तो ये इसका सही उत्तर है। अगला सवाल, अब देखिए क्या कह रहा है कि बर्तन में कितना है? 30 लीटर क्या है? दूध और पानी का मिश्रण है, और अनुपात दे रखा है 4:1। 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए तो उसकी जगह 4 लीटर पानी डाल दिया जाए तो प्राप्त मिश्रण में दूध पानी का अनुपात क्या होगा? तो अब देखिए सवाल ये कह रहा है कि हमारे पास मिश्रण कितना है? 30 लीटर। इस 30 लीटर के अंदर मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो हमें दे रखा है। मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दे रखा है? 4:1, और मिश्रण कितना है? 30 लीटर। इसमें से हमने 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया। देखिए अगर मैं इसमें से 10 लीटर मिश्रण निकाल लेता हूं तो मिश्रण जो बचेगा वो कितना बचेगा? 20 लीटर। कितना बचेगा? 20 लीटर मिश्रण बचेगा।
अगर 20 लीटर मिश्रण बच रहा है, अब हमें देखना है कि इस 20 लीटर के अंदर दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो हमेशा ध्यान रखना है, किसी भी मिश्रण में से हम अगर मिश्रण निकालते हैं तो इसमें जो अनुपात है वो कभी बदलता नहीं, अनुपात हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो जैसे अगर मैंने 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया है, अनुपात पहले 4:1 था, तो अब भी अनुपात कितना रहेगा, 4:1 ही रहेगा। यही सवाल का कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट। तो अब हमारे पास मिश्रण है 20, अनुपात कितना है, 4:1। तो अब मैं अलग अलग मात्रा निकाल सकता हूं कि यहां पर मिल्क और वाटर कितना कितना है। तो 4:1 के अनुपात में 20 को बांटेंगे, तो 4 और 1 कितना होगा, 5, 5 का भाग देंगे 20 में, कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो 4 चौक 16, 4 एकम 4, तो 4 चौक 16, 16 लीटर तो दूध है, और 4 एकम 4, 4 लीटर इसमें क्या है, पानी। फिर हमें क्या कहा गया, इसके बाद हमें कह रहा है कि मिश्रण निकालने के बाद उसकी जगह 4 लीटर हमने क्या मिला दिया, बर्तन में पानी और डाल दिया। अगर मैं इसमें 4 लीटर पानी और मिला देता हूं, तो पानी जो है वो 4 पहले था, 4 और आएगा, कितना हो जाएगा, 8 लीटर। और जो दूध है उसकी मात्रा क्या रहेगी, 16 ही रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। और नया जो मिश्रण है उसमें हमें दूध पानी का अनुपात पूछ रहे हैं, तो नया मिश्रण जो है उसमें दूध की मात्रा 16 और पानी की मात्रा 8, हल करेंगे तो ये 8 से कटेगा 2 बार, 8 से कटेगा 1 बार, तो अनुपात कितना आ जाएगा, 2:1। सही उत्तर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला सवाल, अगले सवाल में देखिए क्या रहा है, दूध पानी का अनुपात कितना दे रखा है हमें, 30, और दूध और पानी का मिश्रण जो है वो 30 लीटर है, अनुपात हमें दे रखा है 7:3। इस अनुपात को 3:7 बनाने के लिए मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा क्या है। अब हमें 2 अनुपात दिए, में अब 2 अनुपात दे रखे हैं, पहले और बाद वाले, क्या क्या है, तो मिल्क और वाटर का पहले रेशियो दे रखा है, वो कितना है, 7:3। तो पहले 7:3 था, और नया जो रेशियो है वो कितना है, 3:7। और वो सवाल में ये कह रहा है हमसे कि 3:7 बनाने के लिए मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा क्या है। किसकी मात्रा कह रहा है, पानी की मात्रा। हम क्या मिला रहे हैं इसके अंदर, पानी। तो इन सवालों में ये बात ध्यान रखनी है कि अगर मैं यहाँ पानी मिलाता हूं तो जो दूध है उसकी मात्रा तो क्या रहेगी, सेम, उसमें कोई बदलाव नहीं आना चाहिए पहले और बाद वाली स्थिति में। अगर दूध में कोई बदलाव नहीं आएगा, इसका मतलब यह है कि दूध का जो अनुपात है उसमें भी कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, वो भी क्या होना चाहिए, सेम। दूध का रेशियो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम यहाँ चेक करेंगे कि क्या यहाँ पर दूध का अनुपात सेम है या नहीं है। तो यहाँ पहले दूध 7 बता रहा है, यहाँ कितना बता रहा है, 3, ये सेम नहीं है, तो हम इसको क्या बनाएंगे, सेम। सेम बनाने का तरीका देखिए ध्यान से। अब हमें किसको सेम बनाना है, दूध की मात्रा को, दूध को ही सेम बनाना है, पानी को नहीं। तो दूध को सेम बनाएंगे, यहाँ 7 है, यहाँ 3, तो हम इसको तो कर देंगे 3 से गुणा, इसको कर देंगे 7 से गुणा। कोई भी दो संख्याओं को आपस में अगर बराबर करना हो तो उसका सीधा सा तरीका है कि आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 7 और 3 को बराबर करना है तो 7 को कर देंगे 3 से गुणा, 3 को कर देंगे 7 से गुणा। ऐसा करने पर वो हमेशा क्या हो जाएगी, समान। तो हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें दूध की मात्रा को क्या बनाना था, सेम। तो हमने कहा दूध यहाँ 7, यहाँ 3, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ऐसा करने पर क्या हुआ, देखिए, तो मिल्क और वाटर का जो नया रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 7 तियां 21 और 3 तियां 9, और 7 तियां 21 और 7 तो 7 49। तो जो नया रेशियो आया वो कितना आ गया, 21 9 पहले और बाद में कितना हो गया, 21 और 49, 49। अब देखिए हमें कहा गया कि हमने कितना पानी इसमें मिलाया, तो हमें ये चेक करना है। तो अनुपात के हिसाब से देखो कितना मिला रहे हैं हम, 9 से 49 हुआ, मतलब हमने 40 मिलाया अनुपात में। हमें इसकी मात्रा बतानी है, तो मात्रा हम कैसे बताएंगे, तो हमें एक मान दे रखा है, दूध और पानी का 30 लीटर मिश्रण था। ये 30 लीटर मिश्रण कब था, शुरुआत में। तो हम देखते हैं शुरुआत में अनुपात में मिश्रण कितना है, 21 और 9, ये कितना आ रहा है, टोटल 30 आ रहा है। तो हम कहेंगे शुरुआत में 30 का मान जो है वो कितना है, 30 है। हमने मिलाया कितना अनुपात में, 40, तो हमें 40 का मान बताना है। अगर 30 का मान 30 है तो 40 का मान कितना हो जाएगा, 40। तो हम कहेंगे हमने कितना मिलाया यहाँ पर, 40 लीटर। तो हम 40 लीटर जो है इसमें और पानी मिलाएंगे, तो जो अनुपात है 7:3 जो था वो कितना रह जाएगा, 3:7 रह जाएगा। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। इसमें देखिए क्या कर रहा है, 60 लीटर मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 5:3 है, इसका अनुपात 1:2 करना हो तो मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा। तो सेम सवाल है, तो एक सवाल और देख लेते हैं। तो देखिए इसको, तो अब हमें क्या दे रखा है, पहले मिश्रण कितना दे रखा है, दूध और पानी का, मिल्क और वाटर का, ये दे रखा है 5:3। बाद में ये अनुपात कितना हो रहा है, 1:2। हम यहाँ पर मिला क्या रहे हैं, पानी। हम पानी मिला रहे हैं, पानी मिलाने का मतलब है दूध की मात्रा क्या रहेगी, सेम। मान लीजिए इसी सवाल में ये कहा जाता है कि हमने दूध मिलाया, तो हम कहेंगे पानी की मात्रा क्या होनी चाहिए थी, सेम होनी चाहिए।
अभी इस सवाल में हम पानी मिला रहे हैं तो दूध की मात्रा क्या होनी चाहिए? सेम। दूध की मात्रा सेम होने का मतलब दूध का अनुपात भी क्या होना चाहिए? सेम। यहाँ सेम नहीं है तो गुणा करके इसको सेम बनाएंगे। तो कैसे? तो देखिए यहाँ 5 3 है, अगर हम जानते हैं कि अगर इसको 5 से गुणा कर दें तो ये भी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसको हम 1 से गुणा कर सकते हैं लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम कहेंगे जो नया रेशियो आएगा मिल्क और वाटर का वो यहाँ कितना आ जाएगा? 5 3 पहले वाला, और नया कितना होगा? 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो दूध की मात्रा पहले और बाद में क्या होगी? सेम। तो अब हम देख पा रहे हैं कि पानी हमने अनुपात के हिसाब से कितना मिलाया है? 7। मतलब 7 की वैल्यू हमें पता करनी है। हमें 60 लीटर मिश्रण दे रखा है। ये कब था? शुरुआत में। तो शुरुआत में टोटल अनुपात में मिश्रण देखें तो ये कितना आ रहा है? 5 और 3 8। तो 8 का मान हमें दे रखा है कितना है? 60। हमें बतानी है 7 की वैल्यू। 7 की वैल्यू क्या है? हमें 60/8 × 7। 4 से काटें, 4 से 2 बार, 4 से कटेगा 15 बार। 15 × 7 अगर हम करते हैं तो 15 सत्ते कितना होगा? 105/2, और 105 में अगर 2 का भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा? 52.5। तो हम कहेंगे 52.5 लीटर पानी हम और मिलाएंगे तो जो अनुपात है 5 3 से कितना हो जाएगा? 1 2 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा 52.5। ये इसका सही उत्तर। चलिए अगला सवाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि दो मिश्र धातुओं को सोने और तांबे को क्रम से 7:2 के और 7:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया। तो दो मिश्र धातु है, दो एलॉय है, उनको कैसे बनाया गया है? सोने और तांबे को 7:2 और 7:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया है। दोनों मिश्र धातुओं को समान मात्रा में मिलाकर, किस मात्रा में मिलाना है? समान मात्रा में मिलाकर तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है, और तीसरी मिश्र धातु जो है उसमें सोने और तांबा के बीच का अनुपात हमें बताना है। तो देखिए क्या कहा गया। फर्स्ट एलॉय जो है, एलॉय 1 ले लेते हैं। उसमें हमें किसका दे रखा है? गोल्ड और कॉपर का रेशियो कितना दे रखा है? 7:2 दिया हुआ है। और जो सेकंड एलॉय है उसमें गोल्ड और कॉपर का जो रेशियो हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है? 7:11 दिया हुआ है। हमें कहा गया कि दोनों को किस मात्रा में मिलाना है? समान मात्रा में। मान लेता हूं कि एक बार इनकी जो यही मात्रा देखते हैं। अगर ये मात्रा अगर मैं देखता हूं तो यहाँ गोल्ड 7 और कॉपर कितना है? 2। तो 7 + 2 9। यहाँ दोनों की कुल मात्रा कितनी है? 9। और यहाँ अगर देखते हैं 7 और 11 दोनों की कुल मात्रा कितनी है? 18। तो अगर मैं अभी इनको डायरेक्ट मिलाता हूं तो ऐसा हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो 9 है, ये कितना है? 18। बराबर नहीं है। हमें क्या कहा गया है? समान मात्रा में मिलाना है। तो इसका मतलब इनकी कुल मात्रा को हमें क्या बनाना है? समान। ये तो 18 है, वहां 9 है। अगर मुझे समान बनाना है तो उस 9 को हम क्या कर दें? डबल कर दें। अगर मैं उसको डबल कर दूं फर्स्ट एलॉय को तो ये भी वो भी कितना हो जाएगा? 18। ये पहले से 18 है, दोनों की मात्रा क्या हो जाएगी? समान। तो इसको मुझे क्या करना है? डबल करना है। तो डबल करने के लिए क्या करूं? इस अनुपात को किससे गुणा कर दें? 2 से। ऐसा करने पर यह अनुपात कितना होगा? 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4। ये अनुपात तो पहले से ही सेम है, 7 और 11 ही रह जाएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। तो अब देखिए टोटल यहाँ कितना होगा? 7 14 और 4 कितना? 18। 7 और 11 कितना? 18। दोनों क्या हो गए? बराबर। दोनों बराबर हो गए। अब दोनों को मिक्स कर देंगे। तो जो नया एलॉय आएगा, एलॉय थर्ड, उसमें अगर मुझे गोल्ड और कॉपर निकालना है तो इसमें पहले एलॉय में गोल्ड कितना है? 14। दूसरे में गोल्ड कितना है? 7। तो 14 और 7 कितने हो जाएंगे? 21। टोटल एलॉय कितना, सॉरी टोटल गोल्ड जो है वो कितना हो जाएगा? 21। पहले वाले एलॉय के अंदर कॉपर 4 है, दूसरे में कॉपर कितना है? 11। दोनों को मिक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। तो जो नया थर्ड एलॉय आएगा उसमें कॉपर, गोल्ड और कॉपर का जो रेशियो कितना आ रहा है? 21-15। इसको हम सरल कर लें, 3 से कटेगा ये 7 बार, और 3 से ये कटेगा कितनी बार? 5 बार। तो नए रेशियो जो बनेगा वो कितना बनेगा? 7:5 बन जाएगा, जो कि हमारा क्या है? फर्स्ट ऑप्शन। ध्यान रखना है जब भी आपसे ये कहा जाए कि समान मात्रा में मिलाना है तो हम क्या करेंगे? जो भी आपको 2 अलग अलग या 3 अलग अलग एलॉय दे रखे हैं या मिश्रण दे रखे हैं उनकी कुल मात्रा को क्या कर देंगे? समान कर देंगे किसी संख्या से गुणा करके। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है। तांबे और जिंक को जो है 7:3 और 7:5 के अनुपात में मिलाकर ए और बी मिश्र धातु बनाई जाती है। 2 मिश्र धातु हैं तांबे और जिंक की। यदि दोनों मिश्र धातुओं को समान मात्रा में एक साथ पिघलाकर तीसरी मिश्र धातु सी बनाई जाती है तो सी में तांबे और जिंक का अनुपात क्या है? तो सेम ही सवाल है, वैसा ही एग्जैक्ट सेम सवाल है, तो इसको भी एक बार कर लेते हैं। देखिए तो फर्स्ट जो है ए, एलॉय ए, उसमें हमें क्या दे रखा है? कॉपर और जिंक का रेशियो 7:3, 7:3।
दूसरा बी जो एलॉय है उसमें रेशियो कितना दे रखा है, कॉपर और जिंक का 7:5। हमें दोनों को बराबर मात्रा में मिलाना है। तो बराबर मात्रा में मिलाना है तो पहले हम चेक करते हैं कि अभी इनकी मात्रा कितनी है। तो अनुपात के हिसाब से देखें तो इसकी मात्रा है कितनी, 10। इसकी मात्रा यहाँ कितनी है, 12। तो यहाँ मात्रा 12 है, यहाँ कितनी है, 10। हम दोनों को क्या करना चाहते हैं, समान। तो देखिए जैसे हमने पिछले सवालों में बात की थी, मैंने कहा था कि दो संख्या उनको समान करना हो। अब 10 और 12 को मुझे क्या करना है, समान। तो अच्छा है कि 12 को उधर गुणा कर दें और 10 को इधर गुणा कर दें। ऐसा करने पर जो संख्या है वो क्या आ जाएगी, समान। तो मैं कहूँगा इसको गुणा कर दीजिए 12 से, इसको गुणा कर दीजिए 10 से। ऐसा करते ही जो टोटल मान है वो दोनों का क्या हो जाएगा, समान। देखिए कैसे, तो अगर हम गुणा करते हैं तो 12 × 7 कितना, 12 7 84 और 12 3 36। यहाँ कितना हो जाएगा, 70 और 50। तो इनका जो टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 120। जब आप इनका टोटल भी निकालेंगे तो भी कितना आएगा, 120। तो दोनों का जो टोटल मान है, दोनों की जो मात्रा वो क्या होगी, समान समान होगी। अब दोनों को मिलाया जा सकता है। अब जब हम दोनों को मिलाएंगे एक साथ तो यहाँ पर कॉपर और जिंक का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, तो यहाँ से कॉपर 84, यहाँ से कॉपर कितना 70, 84 और 70 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 154। 36 और 50 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 86। ये कट जाएंगे 2 से, तो 2 से इसको काट सकते हैं, 7 बार कटेगा, फिर कितनी बार कटेगा, 7 बार। 2 से इसको काटें तो पहले 4 बार, फिर 3 बार। तो अनुपात जो मिलेगा हमें कितना मिलेगा, 77:43, 77:43, जो कि हमारा क्या है, थर्ड ऑप्शन। यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल करेंगे। अगले सवाल देखिए क्या है, यहाँ क्या कहा गया है कि दो बराबर गिलास है, उनमें क्रमशः 1/4 और 3/5 भाग जो है वो दूध से भरा हुआ है। इन्हें पानी से पूरा भर दिया गया है तथा दोनों मिश्रण को एक भगोने में उलट दिया गया। नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है। ये सवाल ठीक है, थोड़ा सा समझें इसको। तो हमें क्या कहा गया, दो बराबर गिलास, तो दो गिलास बराबर है, मतलब इनकी क्षमताएं क्या है, बराबर। पहले वाले को 1/4 जो है उसको किससे भरा गया, दूध से, और बाद में इसमें क्या मिलाया, पानी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ मिल्क और वाटर की बात करता हूं तो 1/4 का मतलब है कि अगर उसकी क्षमता 4 है तो 4 में से दूध कितना भरा गया है, 1। तो अगर हम कहें कि 4 में से 1 भाग पर दूध भरा गया तो इसका मतलब बचे हुए 3 भाग में क्या भरा गया होगा, पानी। टोटल जो गिलास है उसके 1/4 भाग में क्या भरा गया है, 4 में से 1 भाग में क्या भरा गया, दूध। इसका मतलब बचे हुए 3 भाग में क्या भरा गया, पानी। तो हम कहेंगे पहले वाले गिलास के अंदर दूध और पानी का अनुपात कितना आएगा, 1:3। दूसरे वाले की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमें कहा गया कि 3/5 भाग जो है दूध भरा गया। इसका मतलब 5 में से 3 भाग में क्या भरा गया, दूध भरा गया। तो 5 में से 3 भाग में दूध भरा गया तो बचे हुए 2 भाग में क्या जाएगा, पानी। तो यहां पर जो है दूध और पानी का अनुपात कितना होगा, 3:2 हो जाएगा। फिर हमें कहा गया है कि दोनों मिश्रण जो है उनको एक भगोने में उलट दिया गया। तो दोनों गिलासों को हम एक भगोने में डाल रहे हैं इस, और दोनों गिलास जो है उनकी क्षमता क्या है, बराबर है। ये भी हमें कहा गया। तो नया जो मिश्रण बनेगा उसमें दूध पानी का अनुपात क्या। तो अब हमें ये कहा गया कि दोनों की क्षमता बराबर है। तो हम अगर चेक करें तो इसमें अगर क्षमता देखें तो ये 1 दूध और 3 पानी, मतलब टोटल कितना आ रहा है, 4। इसमें टोटल कितना आ रहा है, 5। अभी ये बराबर नहीं है। तो बराबर करने का तरीका क्या है कि यहाँ 5 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, यहाँ 4 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो ऐसा करने पर क्या होगा, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 15, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 8। अब देखिए 5 और 15 टोटल कितना, 20। 12 और 8 टोटल कितना, 20। दोनों की क्षमता क्या हो गई है, बराबर। अब हम इन दोनों को मिला सकते हैं। तो अगर दोनों को मिलाते हैं तो जो नया मिश्रण बनेगा उसमें यहाँ से 5 दूध आएगा, यहाँ से 12, तो 5 और 12 कितने, 17। दूध की मात्रा कुल 17 और पानी यहाँ से 15 और यहाँ से 8, 15 और 8 कितने, 23। तो हम कहेंगे जो नया मिश्रण होगा उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना होगा, 17:23 हो जाएगा। ये हमारा सही उत्तर हुआ। अगला सवाल, अगले सवाल में देखिए क्या करा है कि 1638 विद्यार्थी के स्कूल में छात्रों की संख्या और छात्राओं की संख्या का अनुपात कितना है, 5:2 है। यदि छात्राओं की संख्या 60 बढ़ जाती है तब छात्रों और छात्राओं का नया अनुपात 4:3 रखे जाने के लिए छात्रों की संख्या में कितनी कमी होगी। तो देखिए क्या करते हैं। तो हमें कहा गया है टोटल कितने हैं, 1638। इसमें छात्र और छात्राओं का अनुपात कितना दे रखा है, 5:2। तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है
5:2। तो हम ये पहले पता कर लें कि कितने कितने बॉयज है और कितने गर्ल्स है। तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे कि अनुपात में बांट देते हैं 1638 को। तो अगर 1638 को अनुपात में बांटता हूं तो 5 और 2 कितना होगा 7। 7 का भाग देते हैं कितनी बार जाता है, तो 1638 में 7 का भाग, तो पहले भाग कितनी बार जाएगा 7 दूनी 14, 2 बचेंगे, फिर कितनी बार जाएगा 7 तिया 21, 2 बचेंगे, फिर भाग कितनी बार जाएगा 4 बार, 7 चौक 28। अब 234 इंटू 5 करेंगे, 234 इंटू 2 करेंगे, 234 इंटू 5 करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1170, और इंटू 2 करेंगे डबल तो ये हो जाएगा 468। तो टोटल 1638 जो बच्चे हैं उनमें 1170 तो लड़के हैं और 468 कौन है लड़कियां। पहले तो हमने ये निकाला। अब हमें क्या कहा गया, यदि छात्राओं की संख्या 60 बढ़ जाती है, छात्राएं लड़कियां जो है वो कितनी बढ़ गई 60, तो इनकी संख्या को 60 बढ़ा देते हैं। 60 बढ़ाया तो ये कितना हो जाएगा 8, 6 और 6 12, 1 528, ये हो गया। और तब छात्रों और छात्राओं की जो है संख्या का नया अनुपात 4:3 रखे जाने के लिए छात्रों की संख्या में कितनी कमी करनी होगी। अब यहां पर कुछ छात्र हमें क्या करने, कम करने, और कम करने के बाद हमें कहा गया इन दोनों का अनुपात कितना रखना है, हमें 4:3 रखना है। कि कुछ लड़के कम किए, कम करने के बाद कुछ बचेंगे और फिर इन दोनों का अनुपात कितना आना चाहिए 4:3 आना चाहिए। तो हमें पूछा गया कितने लड़के हम कम करें, तो हम यहां से ये कहेंगे कि अनुपात दोनों का इस संख्या का और इस संख्या का अनुपात कितना आना चाहिए 4:3। तो इसका मतलब 3 की वैल्यू ये है, हमें किसकी वैल्यू बतानी है 4 की। तो हम यहां से निकालते हैं, अगर मेरे पास 3 की वैल्यू जो है 528 है तो 4 की वैल्यू क्या होगी, तो हम कहेंगे 528/3 इंटू 4। तो सरल कर लेते हैं इसको, 3 से काटते हैं, 3 से पहले कितनी बार कटेगा 1 बार, 3 एकम 3, फिर 2 बचेगा 7 बार और फिर 6 बार, और 176 इंटू हम 4 करते हैं तो 4 इंटू 6 कितना 24, 2 बचेगा 28 और 2 30, 3 बचेगा 4 और 3 704। तो 4 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 704। अब 4 की वैल्यू 704 है, इसका मतलब है कि 1170 में से कुछ बच्चे कम किए और कम करने के बाद कितने बच्चे बच रहे हैं 704। तो हमें बताना है कि कितने बच्चे कम किए, तो यहां से यहां कितने कम करें कि 704 बच्चे बच जाए। तो क्या करें, इसमें से इसको घटा देते हैं। तो 1170 में से 704 को कम करो, कितना आता है 6, 10 में से 4 गया 6, फिर यहाँ कितना बचेगा 6, और 6 में से 0 गया 6, और यहाँ 11 में से 7 गया कितना 4। तो इसका मतलब 466 बच्चे जो है वो अगर हम कम कर देते हैं तो हमारे पास कितने बच्चे बचेंगे 704 लड़के बचेंगे, 704 लड़के 528 लड़कियां, और इन दोनों का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा 4:3 हो जाएगा। तो कितने कम किया हमने 466, तो 466 लड़के जो है उनको कम करना होगा। तो अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, इसको फिर से देखना, फिर से समझना और एक बार खुद से करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल देखिए, ये भी ठीक है, अच्छा सवाल है। सवाल ये कह रहा है कि एक निर्माण कार्यस्थल पर आदमी, औरतें और बच्चे 9:4:1 के अनुपात में कार्य कर रहे हैं। किस अनुपात में है 9:4:1 में। मजदूरी जो है 8:5:3 के अनुपात में। 60 औरतें इस कार्यस्थल पर कार्यरत है। सभी लोगों की कुल दैनिक मजदूरी कितनी है 2850 रुपए। एक बच्चे की दैनिक मजदूरी हमें बतानी है कितनी है। तो देखिए कैसे, तो पहले हमें क्या दे रखा है आदमी, मैन, वुमेन और चिल्ड्रन, इनका रेशियो दे रखा है। इनका किसका, संख्या का अनुपात, नंबर्स का रेशियो किस संख्या में है। संख्या क्या है 9, 4 और 1 के अनुपात में। उनकी मजदूरी का अनुपात कितना है 8, 5 और 3। जो मजदूरी है प्रत्येक व्यक्ति की उसका अनुपात हमें दे रखा है 8, 5 और 3। फिर हमें क्या गया कि यदि 60 औरतें इस कार्यस्थल पर कार्यरत है, औरतें कितनी हैं उनकी संख्या में दे दी कितनी है 60। अगर हमें औरतों की संख्या दे रखी है तो हम देखेंगे औरतों का अनुपात कितना है यहाँ पर संख्या का 4, तो हमें 4 का मान दे रखा है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि 4 की जो वैल्यू है वो यहाँ पर कितनी है 60 है। हमें लास्ट में पूछा गया कि एक बच्चे की दैनिक मजदूरी कितनी के बराबर है, बच्चे की दैनिक मजदूरी पूछ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमें बच्चों की संख्या निकालनी है। तो बच्चे यहाँ कितने अनुपात में 1, तो 1 की वैल्यू बतानी है। तो 4 की वैल्यू अगर 60 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 15, 15 चौक 60। तो हमें पता चल गया कि यहाँ जो कुल बच्चे हैं वो कितने हैं 15 है। एक बात तो ये।
दूसरा हमें यहां दे रखा है सभी लोगों की कुल दैनिक मजदूरी कितनी है 2850। तो हम अनुपात में देखते हैं कि कुल मजदूरी जो है कितनी आती है। तो अनुपात में कुल मजदूरी हम कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिएगा कुल मजदूरी कैसे निकलती है। तो हम कहेंगे यहां पर हमारे पास आदमी कितने हैं 9 और एक आदमी की मजदूरी कितनी है 8। 9 आदमी जो है वो काम कर रहे हैं, एक आदमी की मजदूरी 8 है, तो सभी की टोटल कितनी होगी 9 इंटू 8, 8 नम 72। तो टोटल मजदूरी कितनी होगी आदमियों की 72। इसी तरह 4 औरतें काम करती है, एक औरत की मजदूरी 5 है, तो यहाँ कुल मजदूरी कितनी होगी औरतों की 20। एक लड़का काम कर रहा है, कुल मजदूरी कितनी ले रहा है प्रत्येक लड़का 3, तो यहाँ टोटल जो मजदूरी है वो कितनी हो जाएगी 3। और इनको टोटल करेंगे तो सभी की कुल मजदूरी आएगी जो कि कितनी हो जाएगी 92 प्लस 3 95। तो अनुपात में हम देखें तो कुल मजदूरी आ रही है 95। सवाल कह रहा है कितनी है मजदूरी 2850, तो 95 की वैल्यू हमें पता है 2850। हमें बतानी है बच्चे की, तो बच्चा की जो बच्चे की मजदूरी है वो यहां पर कितनी दे रखी है 3, 3 की वैल्यू निकाल लेते हैं 2850 बटे 95 इंटू 3। देखिए जब आप 95 से इसको काटेंगे तो ये सीधा कितनी बार कटेगा 3 बार। 95 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 285, पीछे एक 0, 30 इंटू 3 कितना आ जाएगा 90। इसका मतलब सभी जो बच्चे हैं, सभी बच्चों की जो कुल मजदूरी है वो कितने रुपए आ रही है 90 रुपए। सभी बच्चों की मजदूरी है 90 रुपए। हमें एक बच्चे की पूछ रहा है, टोटल कितने बच्चे हैं हमने निकाले 15। अगर टोटल 15 बच्चे हैं और सभी जो है मिलकर 90 रुपए कमाते हैं, तो इसका मतलब एक बच्चा कितने कमाएगा, तो 90 बटा 15, 15 से कितनी बार कटेगा 6 बार। तो एक बच्चा जो है वो कितने रुपए कमाएगा 6 रुपए कमाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 6, ये इसका सही आंसर होगा। एक तरीका तो ये है। एक है कि कई बार जब एग्जाम में इस तरह थोड़ा लेंथी सवाल आ जाए तो उसको और कैसे हम ट्राई कर सकते हैं, ऑप्शन से अगर हम देखें तो कैसे। तो कई बार है कि हम इस तरह से सोचें तो आंसर पे जो है पहुंचा जा सकता है। हाँ, ये इस तरीका पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन कई बार है कि हम हिट एंड ट्राई या रिस्क लेना चाहें तो इस तरह से सोच सकते हैं। कैसे, तो देखिए हमें कहा गया कि प्रत्येक बच्चे जो है उसकी मजदूरी क्या है, ये हमसे पूछा गया। जो बच्चा है उसकी मजदूरी का अनुपात देखिए हमें क्या दे रखा है, मजदूरी का अनुपात यहाँ पर कितना दे रखा है 3। अगर बच्चे की मजदूरी का अनुपात 3 है, इसका मतलब है कि जो उसकी एक बच्चे की जो मजदूरी आएगी वो 3 या 3 के गुणज में कुछ होगी, 3 के मल्टीपल में कुछ होगी। तो अगर मैं ऑप्शन देखता हूं कि कौन सा 3 का मल्टीपल है, तो देखिए 5 3 के पहाड़े में आता है नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, क्या आ रहा है 6। तो सिर्फ 6 ऐसा है जो 3 का मल्टीपल है। तो हम कह सकते हैं इसमें 6 जो है रुपए होने की संभावना क्या है ज़्यादा। तो इसका आंसर 6 होने की संभावना क्या है बढ़ जाती है। तो सिर्फ हम अनुपात देखकर जो है वो आंसर का लगभग अंदाजा लगा सकते हैं। हाँ, ये पूरी तरह से सही नहीं है लेकिन इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला सवाल क्या कर रहा है, 2 अंकों की प्राकृत संख्या तथा अंकों को परिवर्तित करने पर प्राप्त संख्या 4-7 के अनुपात में हो तो इस प्रकार के जोड़ों की संख्या कितनी है। ये अच्छा सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। तो देखिए क्या कह रहा है कि 2 अंकों की प्राकृत संख्या है। तो पहले हम जो है एक संख्या मानेंगे 2 अंकों की। देखिए जब भी हमसे कहे कि कुछ अंकों की संख्या उसको मानना हो तो हम कैसे मानते हैं, तो हम यहाँ ये देखते हैं कि हमारे पास यहाँ 2 अंक है। तो एक तो अंक होगा दहाई का अंक होगा, एक होगा इकाई का अंक, एक टेंस प्लेस एक यूनिट प्लेस। तो मान लेता हूं कि दहाई का जो अंक है वो है x और इकाई का अंक जो है y। दहाई का अंक मैंने x माना, इकाई का अंक क्या माना y माना। तो यहां से जो संख्या बनेगी वो संख्या क्या बनेगी, तो संख्या बनेगी दहाई का अंक x है तो x को गुणा करेंगे 10 से, और इकाई का अंक जो है वो y है तो y को गुणा करेंगे 1 से। अब ये हमारी क्या बनी संख्या। सवाल कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या हो गई है, और अंकों को परिवर्तित करने पर प्राप्त संख्या। अगर इन अंकों को हम परिवर्तित कर दें कि मतलब यहां हम क्या ले लें x ले लें, कि x को इधर ले आए इकाई के स्थान पर और y को क्या लेकर आ गए दहाई के स्थान पर लेके आ गए। तो यहां से जो संख्या बनेगी नई संख्या वो क्या होगी, तो नई संख्या जो बनेगी तो हम कहेंगे अब y है दहाई के स्थान पर तो संख्या बनेगी 10y प्लस x इकाई के स्थान पर x।
तो पहली संख्या 10x प्लस वाई, दूसरी संख्या 10y प्लस एक्स, अंकों को परिवर्तित करने के बाद हमें कहा गया इन दोनों का जो अनुपात है वो कितना है, 4:7। तो इस तरह से तो हम कहेंगे ये हमें दिया हुआ है 10x प्लस वाई अपॉन 10y प्लस एक्स बराबर कितना है, 4:7 के। सरल करते हैं, 7 इधर जाएगा 70 बनेगा, y से गुणा करेंगे 7y बनेगा, 4 इधर 40y और 4 को इससे गुणा करेंगे तो 4x। 70x है, ये 4x इधर आकर इसमें से माइनस होगा तो यहां क्या बचेगा, 66x बराबर, ये 40y है, 7y उधर जाएगा कितना बचेगा, 33y। 33 से काटेंगे एक बार, ये कटेगा दो बार, तो हमारे पास क्या आया, 2x इज इक्वल टू वाई। तो हमें एक रिलेशन मिला x और y के बीच में, क्या कि y जो है वो x का क्या है, डबल है। तो अगर y x का डबल है, इसका मतलब क्या है कि इकाई का जो स्थान है वो दहाई के स्थान का क्या है, डबल। तो ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती है, तो देखिए ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती है, तो अगर उनको हम चेक करें तो हम कहेंगे, मान लेते हैं कि दहाई का अंक क्या है, 1, तो इकाई का अंक क्या होगा, 2, डबल होना चाहिए। y क्या होना चाहिए, x का डबल होना चाहिए, तो x का डबल लेंगे y को। तो अगर मैं कहता हूं दहाई का अंक क्या है, 1, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 2, एक तो ये बन सकता है। फिर अगर इसको 2 ले लें तो ये क्या होगा, 4, अगर इसको 3 ले लें तो ये क्या होगा, 6, इसको अगर हम 4 ले लें तो ये क्या हो जाएगा, 8, अगर 5 लेते हैं तो ये 10 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि बात हो रही है अंकों की, 10 जो है वो अंक नहीं, वो क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी। तो हम कहेंगे ये हम नहीं ले सकते। तो हमारे पास जो संख्याएं बनी वो कितनी बनी, देखो, एक तो बन गई 12, एक क्या बन गई 24, एक क्या बनी 36 और एक क्या बनी 48। तो हमें यही पूछा गया है। तो इस प्रकार के जोड़ों की संख्या, तो इस प्रकार के कितने जोड़े होंगे, तो इस प्रकार कितने जोड़े हैं, 1 2 3 4, तो ऐसे 4 जोड़े जो है वो संभव होंगे। तो अब इन संख्याओं के बीच में जब भी आप देखेंगे तो संख्या और पलट कर बनी संख्या का अनुपात कितना आएगा, 4:7। तो अगर हम चेक करना चाहें तो ऐसे चेक कर सकते हैं एक बार, जैसे पहली संख्या कितनी है 12, पलटेंगे तो ये क्या बनेगा 21, दोनों का अनुपात कितना आना चाहिए 4:7। तो 3 से काटता हूं तो 4 बार और 3 से काटूंगा तो 7 बार, अनुपात 4:7 आ रहा। तो इसका भी आएगा, 24 का करेंगे तो भी आएगा, 36 का भी आएगा और 48 का भी आएगा। तो इस प्रकार की संख्याओं का हमारे पास कितने, 4 जो है टोटल पेयर बनते हैं, जोड़े बनते हैं। तो सही आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, 4। चलिए अगला, चलिए देखिए अगला सवाल जो है वो अब हमें समानुपात पे दे रखा है। तो पहले हम समझते हैं समानुपात क्या है। देखिए अब हम बात करेंगे समानुपात की, प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है, देखिएगा, देखिए जैसे नाम में लिखा गया, क्या लिखा है, समानुपात। समानुपात का मतलब क्या है, समान अनुपात। अगर दो अनुपात जो है वो समान है, उनका मान जो है वो समान है, तो हम कहते हैं कि वो दोनों किस में है, समानुपात में। इसको लिखने का तरीका होता है इस तरह से, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। क्या अर्थ है इसका मतलब, इसका मतलब A और B का अनुपात और C और D का जो अनुपात है वो क्या है, समान है। समानुपात को लिखने का तरीका ये होता है। और जब संख्याएं समानुपात में होती है तो हम ये कहते हैं कि इन पदों का गुणनफल इन पदों के गुणनफल के बराबर होगा। अंदर वाली जो संख्या है उनका गुणा बाहर वाली संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। कहने का मतलब A गुणा C जो है वो बराबर होगा B गुणा D के। A गुणा C किसके बराबर है, B गुणा D के बराबर होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, समानुपात। तो क्या ध्यान रखना है समानुपात के अंदर कि अगर दो संख्याएं जो है उनका समानुपात समान है तो हम कहेंगे उस जो दो अनुपात है वो किस में है, समानुपात में है। लिखने का तरीका ये, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। और अगर संख्याएं समानुपात में होती है तो अंदर वाली संख्याओं का गुणा बाहर वाली संख्याओं के गुणा के बराबर होगा। चलिए अब चलते हैं सवाल पर। तो देखिए हमारा सवाल ये है कि हमें दे रखा है 336 अनुपात 216 समानुपात 980 अनुपात x। हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो अभी हम जैसे देख पा रहे हैं कि 336 और 216 का जो अनुपात है वही अनुपात किसका दे रखा है हमें, 980 और x का।
तो अब हमें यहाँ x की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या कहेंगे कि इन संख्याओं का गुणा इनके बराबर होगा। तो 336x बराबर क्या होगा, 216 इंटू 980। x निकाल लेते हैं यहाँ से, 216 इंटू 980 और 336 जो है वो डिवाइड में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। इसको काट देते हैं, 6 से काटें, 6 से कटेगा 5 बार, 6 पंजे 30 और फिर 6 बार, 6 से इसको काटते तो ये कट जाएगा 36 बार। फिर हम इसको अगर काट देते हैं तो ये कट जाएगा किससे, 4 से, 4 से कटेगा 14 बार, 14 चौक 56 और 4 से कितनी बार कट जाएगा, 9 बार। 14 से ये कट जाएगा 7 बार, 14 सत्ते कितना होता है, 98। तो अब हमारे पास क्या बचा, 9 इंटू 70, 9 इंटू 70 कितना हो जाएगा, 7 9 63, 630। तो हम कहेंगे यहाँ से जो x की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 630 आ रही है। ये इसका सही उत्तर होगा। अगला देखिए, अब हमें ये दे रखा है 7 अनुपात x 17.5 अनुपात 22.5 x की वैल्यू बतानी। तो फिर से वही, इन दोनों का जो गुणा है वो इन दोनों के गुणा के बराबर। तो अगर ऐसा करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, देखिए, तो हम कहेंगे 17.5x बराबर किसके होगा, 7 इंटू 22.5 के। x निकालना है हमें, 7 इंटू 22.5 अपॉन 17.5। ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। फिर हम इसको काट देते हैं, 25 से कट जाएगा, 25 से कितनी बार कटेगा, 7 बार, 25 से कितनी बार कटेगा, 9 बार, 7 से 7। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, 9। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 9। अगला देखो, अभी हमें दे रखा है फिर से सेम सवाल। तो हम क्या कहेंगे, इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणा के बराबर। तो हम कहेंगे 1/21 x बराबर कितना होगा, 1/63 गुणा 1/8 के। 21 यहाँ से ऊपर गुणा में जाएगा, तो 1/63 इंटू 1/8 इंटू 21। 21 से कटेगा 3 बार, तो यहाँ x की वैल्यू क्या आएगी, ऊपर तो रहेगा 1, नीचे 3 इंटू 8 कितना, 24। तो इसका आंसर होगा 1/24, चौथा आंसर। अगला, अब देखिए हमें क्या कहा गया है। इस सवाल में हमें पूछा गया है कि 18 और 24 का क्या निकालना है, तृतीयानुपाती। तो इस तरह के सवालों में हमें क्या, कुछ संख्याएं देते हैं और हमसे जो है उनका तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती या मध्यानुपाती जो है पूछा जाता है। वो कैसे निकाला जाएगा, तो देखिएगा, हमें कहा गया है कि दो संख्या 18 24 उनका तृतीयानुपाती। तो हम ऐसे लिखेंगे 18 24, इनका तृतीयानुपाती पूछने का मतलब तीसरी संख्या हमें पता करनी है। इसका मतलब क्या पता करना है, तीसरी संख्या। एक 18 है, दूसरी 24 है, तीसरी संख्या हमें पता करनी है। और ये तीसरी संख्या इस प्रकार से होनी चाहिए कि 18 और 24 का जो अनुपात है वही समान अनुपात 24 का और x का होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर ये जो तीसरी संख्या है वो इन दोनों संख्याओं का क्या है, तृतीयानुपाती या थर्ड प्रोपोर्शन है। तो अब देखिए, अगर ये समानुपात में बन रहे हैं तो हम कहेंगे इनका गुणा इनके बराबर। तो ये बनेगा 18x बराबर 24 इंटू 24। अगर हम इसको काट देते हैं, 3 से काट देते हैं या 6 से काट देते हैं, 6 से कटेगा 3 बार, 6 से कटेगा 4 बार, 3 से कट जाएगा 8 बार, 8 चौक कितना हो जाएगा, 32। तो हम कहेंगे इन दोनों संख्याओं का तृतीयानुपाती जो है वो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। चलिए अगला सवाल। अब हमें क्या पूछा है, इन तीन संख्याओं का, सॉरी हाँ, तीन संख्याएं उनका चतुर्थानुपाती पूछा, फोर्थ। तो फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकलेगा, तो हम कहेंगे 0.2 पहली संख्या, 0.12 दूसरी संख्या, 0.3 तीसरी संख्या। चतुर्थानुपाती पूछने का मतलब चौथी संख्या जो है वो हम कुछ लेंगे। अब चौथी संख्या को हमने लिया और ये इस प्रकार होना चाहिए कि 0.2 और 0.12 का जो रेशियो है वही सेम रेशियो 0.3 और किसका होना चाहिए, x का होना चाहिए। अब सेम इन दोनों का गुणा इनके बराबर, तो लिखेंगे 0.2x इज इक्वल टू 0.12 इंटू 0.3। ये इस तरफ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 0.12 इंटू 0.3 अपॉन 0.2। ये पॉइंट से पॉइंट तो हट जाएगा। 2 से इसको काटते हैं, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 लिख सकते हो आप। 2 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 6 बार। ये हुआ 6 इंटू 3 कितना, 18, 18/100, जिसका मतलब क्या है 0.18। तो ये कितना हो जाएगा, 0.18। ये इसका सही आंसर। तो चतुर्थानुपाती का मतलब क्या है, चौथी संख्या को हमें कुछ लेना है। अगला देखिए,
यहाँ क्या कह रहा है, इन दो का क्या बताना आपको, तृतीयानुपाती। तो ये आप करेंगे, अभी हमने किया था दो संख्याओं का तृतीयानुपाती, तो मतलब तीसरी संख्या को हमें क्या है, कुछ मानना है, और फिर हम कहेंगे 0.5 और 1.5 का जो अनुपात है वही 1.5 और तीसरी संख्या का होना चाहिए। तो इस प्रकार जो भी संख्या आएगी वो इनका क्या होगा, तृतीयानुपाती या थर्ड प्रोपोर्शन। अगला सवाल देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि यदि x+5 दो संख्याओं x+2 और x+9 का क्या है, मध्यानुपाती है, तो x का मान बताना है। तो देखिए मध्यानुपाती हमें दे रखा है, तो x+2 और एक संख्या है x+9, इन दोनों का मध्यानुपाती क्या है, x+5, तो ये बीच में लिखा जाएगा, x+5 क्या हो गया इनका मध्यानुपाती। और तीन संख्याएं इस प्रकार हो और ये इनका मध्यानुपाती है, इसका अर्थ ये हुआ कि x+2 और x+5 का जो अनुपात है वही समान अनुपात x+5 और x+9 का होना चाहिए। इसका अर्थ ये है, मध्यानुपाती होने का मतलब क्या है कि इन दोनों का जो अनुपात है वही अनुपात इन दोनों का होना चाहिए, तो हम कहेंगे ये संख्या इन दोनों का क्या हो गई, मध्यानुपाती हो गई। अब यहां से आगे हम इस तरह सरल कर सकते हैं, इसको गुणा इससे करें, इसको गुणा इससे करें, लेकिन यहाँ ये थोड़ा लेंथी हो सकता है, इसलिए हम क्या करेंगे, जैसे हमें सवाल में x का मान पूछा है तो यहाँ ज़्यादा अच्छा तरीका है कि हम क्या ले लें, ऑप्शन लें, ऑप्शन का यूज़ करें और चेक करें, देखते हैं कि कौन से ऑप्शन को लेने पर ये अनुपात और ये अनुपात दोनों क्या हो जाए, समान हो जाए, ये ध्यान रखना है। तो देखिए हम ऑप्शन चेक करते हैं, मान लीजिए हम पहले 2 लेते हैं, अगर मैं 2 लेता हूँ तो ये 2 और 2 कितना बनेगा, 4, ये 5 और 2 7, यहाँ 2 रखता हूँ तो ये बनेगा 7, और यहाँ 2 रखता हूँ तो 11। तो क्या ये दो अनुपात सेम हो रहे, नहीं हो रहे, इसका मतलब पहला ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन 5 लेते हैं, 5 लेता हूँ तो ये 5 और 2 कितने, 7, यहाँ 5 और 5 10, यहाँ 5 और 5 कितने 10, और यहाँ 5 और 9 कितने हो जाएंगे, 14। अब इसको भी अगर मैं सरल करता हूं तो ये 5 और ये कितना आएगा, 7, तो ये 7-10 का रेशियो आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है, 5-7 का रेशियो, मतलब ये भी सही नहीं है। तीसरा ऑप्शन 7 लें तो ये 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9, ये 7 और 5 कितना, 12, फिर इसमें रखें 7 और 5 12, और 7 और 9 कितने हो जाएंगे, 16। अब इसको सरल करें तो देखिए ये कितना आएगा, 3 से घटेगा और 3 चौक 12, इसको अगर हमें 4 से काटता हूँ, 4 तियाँ 12, 4 चौक 16, तो अब हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों अनुपात क्या आ गए हैं, सेम आ चुके हैं। तो जब हमने 7 यहाँ रखा x की जगह, तो ये अनुपात क्या हो गए, दोनों सेम हो गए, समानुपात में हो गए, तो इसका मतलब इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 7, तो इसका सही आंसर। तो जब ऐसा कोई सवाल एग्जाम में आए तो हम ऑप्शन से करेंगे तो आंसर हमें जल्दी मिलेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, ये कह रहा है कि 23, 30, 57 और 78 में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेषफल जो है वो समानुपाती हो जाए। तो एक सवाल समानुपात में इस तरह से बनता है कि कुछ संख्याएं देकर हमें कहता है इनमें क्या जोड़ें या इनमें से क्या घटाएं कि संख्याएं किस में आ जानी चाहिए, समानुपात में आ जानी चाहिए। तो ऐसे सवालों को करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम ऑप्शन लेकर इसको चेक कर लें। जैसे अभी हमें संख्याएं क्या दे रखी है, 23, 30, 57 और 78। हमें कहा गया कि कौन सी संख्या घटाई जाए, तो घटानी है, तो मान लीजिए थी हम 6 घटाते हैं, तो 6 घटाकर अगर हम देखें कि समानुपात में होती है या नहीं, तो इसमें से अगर 6 घटाता हूं तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 17, इसमें से 6 घटाऊंगा तो यहाँ ये कितना हो जाना चाहिए, 24, यहाँ अगर मैं 6 घटाता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 51, और इसमें से अगर मैं 6 घटाता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 72। तो अब ये दो अनुपात क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो अगर हम देखें ये तो नहीं कटेंगे, इनको सरल किया जा सकता है। इनको अगर मैं 3 से काटूं तो ये 3 से कितनी बार कटेगा, 17 बार, और 3 से ये कितनी बार कटेगा, 24 बार। तो ये अनुपात 17-24, ये भी कितना आ गया, 17-24। इसका मतलब ये चारों संख्याएं किस में आ चुकी है, समानुपात में। कब, जब हमने इसमें से क्या घटाया, 6 घटाया। तो जब 6 घटाया तो संख्याएं किस में आ गई है, समानुपात में आ चुकी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 6। तो जब ऐसा सवाल जब भी एग्जाम में आए कि इन संख्याओं में से कौन सी संख्या घटाएं या कौन सी संख्या जोड़ें कि संख्या समानुपात में हो जाए, तो हम ऑप्शन लेकर जो है इसमें चेक करके देखेंगे। तो देखिए अगला सवाल इसी प्रकार से सेम सवाल है। तो ये आपको करना है, ऑप्शन चेक करिएगा और देखिएगा कौन से ऑप्शन जो है रखने पर संख्याएं समानुपात में आ जाती है। अभी हम करेंगे अगला सवाल। एक ये सवाल दे रखा है, ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको समझिए। देखिए सवाल क्या कह रहा है, हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग की क्या है, समानुपाती है। एक हीरा 4 भागों 1, 2, 3, 4 के अनुपात में टूट गया। टूटे हुए टुकड़े जो है 2,10,000 रुपए कम में बेचे गए। बताइए हीरे का वास्तविक मूल्य क्या है। तो हमें ये कहा गया कि हीरे की कीमत जो है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर,
हीरे की कीमत जो है वो उसके वजन के वर्ग की क्या है, समानुपाती है। क्या अर्थ है इसका? इसका मतलब है कि हीरे की जो प्राइस है वो किस पर डिपेंड करेगी, उसके वेट के स्क्वायर पर, वजन का जो है उसके वर्ग पर। तो हीरे का जो भी वजन होगा उसका वर्ग किया जाएगा और फिर उसके अनुसार उसकी प्राइस जो है वो डिसाइड होगी। इसका अर्थ ये हुआ। तो अब मैं मान लेता हूं कि एक हीरा है इस प्रकार से, कि ये जो हीरा है वो 10 ग्राम का है। कितने ग्राम का है? 10 ग्राम। इसका वेट कितना है? 10 ग्राम। 10 ग्राम क्यों माना? क्योंकि जब आप इसके टुकड़े करेंगे तो 4 3 7 7 2 9 और एक कितना होगा? 10। ये 4 टुकड़े हो रहे हैं जिनका टोटल कितना हो रहा है? 10। तो हमने इसका वेट कितना मान लिया? 10 ग्राम मान लिया। तो अगर ये हीरा 10 ग्राम का है तो हम कहेंगे इसकी जो प्राइस है वो यहां से कितनी निकल कर आएगी? 10 का स्क्वायर करने पर आएगी। 10 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है? 100। तो इसका मतलब है कि हीरे की जो प्राइस है वो 100 के मल्टीपल में कुछ होगी। वहीं अगर इसके टुकड़े होते हैं, 4 टुकड़े जिनका वजन क्या है? 1 2 3 4 के अनुपात में, तो इन टुकड़ों में टूटने की वजह से उसको जो हीरा है 2,10,000 रुपए कम में बेचा गया। तो अगर मैं टुकड़ों का मूल्य निकालता हूं तो देखिए टुकड़ों का मूल्य कैसे निकालेंगे हम? तो टुकड़ों का मूल्य हम इस प्रकार निकालेंगे कि पहला जो टुकड़ा है वो कितने ग्राम का है? 1 ग्राम का, क्योंकि टोटल 10 ग्राम थे। 10 को हम इस अनुपात में बांटेंगे तो 1 2 3 4 आएगा। तो पहला टुकड़ा क्या है? 1 ग्राम का। तो हम कहेंगे 1 ग्राम जो है उसका मूल्य कितना आएगा? 1 का स्क्वायर, वेट का स्क्वायर करके हमें प्राइस मिलेगी। प्लस दूसरा टुकड़ा कितने का है? 2 ग्राम, तो उसका स्क्वायर करेंगे। तीसरा 3 ग्राम का, 3 का स्क्वायर। 4 ग्राम का, 4 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? 1 4 9 16, 16 और 4 20 और ये 10 कितने हो जाएंगे? 30। तो टुकड़ों का मूल्य जो निकल कर आया वो कितना आ रहा है? 30 या 30 के मल्टीपल में कुछ। तो हीरे का मूल्य आ रहा है 100, टुकड़ों का मूल्य कितना आ रहा है? 30। तो हम यहां देख पा रहे हैं कि जो हीरे की कीमत है, मूल हीरे की कीमत, वो कितनी कम हो गई है? 70 कम हो गई है। कितनी कम हो गई है? 70 कम हो गई है। सवाल कितनी कह रहा है? 2,10,000 रुपए कम हो गई। तो हम कहेंगे यहाँ पर 70 की जो वैल्यू है, 70 का जो मान है वो कितना है? 2,10,000। हमें पूछ रहा है वास्तविक हीरे का मूल्य क्या था? वास्तविक हीरे का मूल्य कितना था? 100। तो 100 की वैल्यू हमें बतानी है। तो हम कहेंगे 2,10,000 बटे 70 इंटू 100। ये इससे कट जाएगा, 7 से कटेगा 3 बार, 3 जीरो इंटू 100 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 3 के पीछे 5 जीरो, मतलब 3 लाख रुपए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 लाख। तो मूल हीरे की जो कीमत है वो कितनी हो जाएगी? 3 लाख रुपए। तो अच्छा सवाल है, फिर से देख लीजिए इसको एक बार। तो क्या कहा गया कि मूल्य जो है वो किसके बराबर है? आपके वजन के वर्ग के बराबर। तो प्राइस वेट के स्क्वायर के बराबर। वेट हमने माना 10, 10 का स्क्वायर किया कितना? 100। तो मूल हीरे की जो प्राइस आ रही है वो कितनी आ रही है? 100 के मल्टीपल में। टुकड़ों का मूल्य निकालेंगे। टुकड़ों का वजन कितना है? 1 2 3 4। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 के स्क्वायर। टोटल क्या कितना आया? 30। इसका मतलब है टुकड़ों का जो मूल्य हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? 30 मिल रहा है। मूल हीरे का 100, टुकड़ों का 30, कमी कितने की? 70 की, जिसका मान कितना दे रखा है? 2,10,000। तो मूल हीरे की जो कीमत है वो हमने निकाली कितनी? 3 लाख रुपए। तो इसका सही आंसर होगा। तो ये जो था ये तो हमारा था अनुपात और समानुपात जो है उसकी रिवीजन क्लास। अगली जो क्लास होगी वो हमारी नेक्स्ट टॉपिक की होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।